फ्रेंड मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस क्यूरियोसिटी, जिसका चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इनविजिबल क्या होता है? जो चीज़ हमें दिखती नहीं है। तो द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, एक अदृश्य जीवित दुनिया जो हमारी आंखों से परे है, जो हम देखते नहीं है, जो हमें दिखती नहीं है ना, उस दुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you become visible? तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे आसपास की एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखती नहीं है, अगर हमें वो दिखने लग जाए तो फिर हमें कैसा लगेगा? अभी हम जैसे मान लो हम किसी टेबल पे बैठे हैं या किसी चेयर पे बैठे हैं या किसी भी हम बेड पे बैठे हैं, तो उसके चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। अगर हमें वो सारी चीज़ दिखने लग जाएं तो फिर हमको कैसा लगेगा? हमें ऐसा लगेगा कि जैसे चारों तरफ ना हम बहुत ही ज़्यादा गंदगी में बैठे हुए हैं, हमें ऐसा फील होने लग जाएगा फिर। तो हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट एज लिविंग्स? तो आपकी जो सोच है ना फिर कैसे बदल जाएगी? आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जब आप हिडन वर्ल्ड को देखने लग जाओगे तो आपकी सोच कैसे बदल जाएगी? जैसे कि साइज है, आपकी जो उलझने हैं ना और भी बढ़ जाएंगी जब आप इतनी सारी चीज़ आपको दिखने लग जाएगी। अब कितने लिविंग थिंग्स को काउंट करोगे? फिर तो बहुत सारे लिविंग थिंग्स हो जाएंगे हमारे चारों तरफ, तो कितने काउंट कर लोगे आप? हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर? कभी आपने सोचा ये छोटे छोटे टाइनी लिविंग बींग्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से वो मिलते हैं या बातचीत करते हैं? तो ये इन्होंने हमें स्टार्टिंग में बोला है। और अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। अब हमारी आंखें सिर्फ उतनी ही चीज़ें देख सकती ना जिसका एक साइज हो, है ना, मतलब एक सर्टेन साइज से बड़ी हो कोई चीज़, तभी तो हमें वो दिखेगी, नहीं तो हमें दिखेगी कैसे वो? फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। बहुत लंबे समय तक ना बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी थिंग्स थी, छोटी छोटी टाइनी चीज़ें थी जो बहुत लंबे समय तक अननोन रही, किसी को भी नहीं पता कि वो थी। लॉन्ग एगो, बहुत लंबे टाइम तक, पीपल डिस्कवर दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। तो बहुत लंबे टाइम तक, मतलब लॉन्ग एगो मतलब बहुत टाइम पहले की बात है कि जो पीपल ने क्या करा, डिस्कवर किया, लोगों ने डिस्कवर किया एक कर्व्ड पीस का ग्लास जो है उन्होंने डिस्कवर किया ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके उनको देख सके। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक द लेंटिल सीड। अब जो उस ग्लास का जो शेप था वो कैसा था? लेंटिल सीड जैसा। लेंटिल सीड एक मसूर की दाल होती है, अगर आपने देखी हो तो वो जो ऑरेंज कलर की दाल होती है, जो बीच में से थोड़ी सी मोटी होती है और साइडों से थोड़ी पतली होती है। तो उस तरीके का उन्होंने ग्लास जो है उन्होंने वो लिया, ऐसा एक पीस ऑफ ग्लास लिया जिसका जो शेप लेंटिल सीड की जैसी थी, जो थिक इन द मिडल, जो बीच में से तो मोटा है, एंड थिन इन द एजेस, और साइडों से क्या था? पतला है। हैंस दे आर कॉल्ड इट्स लेंथ, और उसको क्या कहा गया? इसलिए उसको लेंस कहा गया। ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल, और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लेंसेज बनते गए, और भी ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट होती गई। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प्ड ह्यूमन एज सी व्हाट देयर आई कुड नॉट। अब ईच न्यू टूल, अब जितने भी नए नए टूल्स आते गए, फ्रॉम सिंपल, जैसे सिंपल अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें तो माइक्रोस्कोप्स देखने के लिए, ये जो सारी चीज़ें थी वो हेल्प करती थी ह्यूमन को वो सारी चीज़ें देखने के लिए जो वो अपनी आंखों से, नेकेड आई से जो देख नहीं सकता था, तो वो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास उसको देखते थे। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स ओपन अ फैसिनेटेड हिडन वर्ल्ड फिल्ड द टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। अब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ने क्या करा? जो हमारा फैसिनेटेड हिडन वर्ल्ड था, जो एक आकर्षित दुनिया थी ना, वो उस माइक्रोस्कोप ने उसको खोल दिया। मतलब कि अब छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो अब दिखने लग गए, जो कि पहले कभी भी नहीं दिखते थे। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हम इनके बारे में ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। You have already learned about the amazing variety of living beings. Just look around. There are so many beautiful plants and animals. अब आप देखो बहुत सारे you have already, आप पहले से ही बहुत सारी जो है हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, सॉरी, जो लिविंग बींग्स हैं उनकी वैरायटी के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि बहुत सारी तरह के प्लांट्स होते हैं,
बहुत सुंदर सुंदर तरह के जो है हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर। तो क्या अलग अलग तरह के होते हैं ना, बहुत सारी शेप्स होती हैं, बहुत सारे साइज होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। अब कई जो होते हैं ना, दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर, कुछ जो है वो स्ट्रक्चर से तो अलग नहीं होते, लेकिन उनके फीचर्स जो हैं ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर, कुछ फीचर्स की वजह से वो अलग अलग होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर तो उनका देखने में सेम लगता है, लेकिन उनके कुछ के फीचर्स अलग होते हैं। ऑल दिस लिविंग बींग वेदर प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आईज? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं, यू डैट इज विजिबल टू द नेकेड आईज, जो कि हमें अपनी नेकेड आई से दिखते हैं। मतलब कि ऐसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि हमें अपनी नॉर्मल आई से, यानी कि हमें किसी लेंस की जरूरत नहीं पड़ रही, हम कोई ग्लासेस नहीं लगा रहे, ऐसे ही हमें वो दिखते हैं। कभी आपने ऐसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को नोटिस किया है? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। इस बारे में सोचो कि कितनी छोटी चीज़ जो है आपकी आंखें देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लास। आपने कई बार देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो है रीडिंग ग्लासेस लगाते हैं, कुछ चश्मा लगाते हैं उसको पढ़ने के लिए। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, कैसे उनको सही दिखने लग जाता है। और व्हाट हैपन व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, और क्या होता है कि जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास करते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। अब यहाँ से हम एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे 2.1 लेट अस ऑब्जर्व। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले उन्होंने बोला है टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन द फिगर 2.1 फिल द वाटर। आपको एक फ्लास्क लेना है, ठीक है, उसको आपने पानी से भर लेना है। उसमें क्या लिखा है? टेक राउंड, और उसको बॉटम, उसका जो मतलब जो नीचे का हिस्सा है ना वो गोल होना चाहिए, और उसको आप पानी से भर लीजिए। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ क्रॉक। क्रॉक मतलब ऊपर आपको एक ढक्कन दिखाना है। क्रॉक की मैं आपको बताती हूँ क्रॉक कैसा दिखता है। देखो क्रॉक जो है ना वो इस जो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्क जो है वो हमारा ऐसा दिखता है। यानी कि आप किसी बॉटल के ऊपर आपने देखा होगा, आपको ना एक लकड़ी जैसा ढक्कन आपने देखा किसी किसी के ऊपर होता है, तो उसको कॉर्क कहते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि आप फ्लास्क ले लो, उसका जो ऊपर का हिस्सा यानी कि जो उसका माउथ है फ्लास्क का, उसके ऊपर आप ऐसा एक क्रॉक लगा दो, ठीक है। तो ये क्रॉक जो है ना ध्यान रखना कैसा है, इसके बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे। ये जो क्रॉक होता है ना, ये आपको दिखेगा तो ये वुडन जैसा, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है, ठीक है। अब बोला गया है नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर थ्रू इट। अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी बुक के ऊपर रख देना, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया ना ऐसे। जब आप इसको साइड से देखोगे ना तो देखो आपको ये इसकी जो ये देखो इस बुक के जो यहाँ पे वर्ड्स थे कितने छोटे छोटे लिखे हुए थे, लेकिन जब आपने इसको फ्लास्क के अंदर ये ग्लास, आप एक शीशे का ग्लास जो होता है ना वैसा भी आप लेके उसमें भी पानी डाल के उसको ऊपर से ढक दो और साइड से देखो, आपको ना जो उसके वर्ड्स हैं बड़े बड़े दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया कि जो उसके लेटर्स हैं अब वो हमें क्या दिख रहे हैं? अपीयर लार्जर, बड़े बड़े दिख रहे हैं। व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, जब हम फ्लास्क के थ्रू देख रहे हैं तो उसके लेटर्स हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं। दिस हैपन बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद द वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये इसलिए हो रहा है कि जब हमने फ्लास्क में पानी भर दिया, अब वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जो है वो काम कर रहा है। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट द स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एन आर। अब इसी को जो है अब जो रियल वाला जो इन्होंने लिखा है कि नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, अब आप एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज कीजिए और छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि आंट को देखिए, चींटी को देखिए। वेयर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ दिस बॉडी मोर क्लियरली। तो फिर आप क्या देख सकेंगे कि आप उसकी जो छोटे छोटे, यहाँ पूछा है कि वेयर यू एबल, क्या आप उसके छोटे छोटे जो बॉडी के डिटेल हैं उसको देख सकते हैं उसको अब आप। यानी कि जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया चींटी को देखने के लिए, तो क्या आप उसकी जो बॉडी की छोटी छोटी डिटेल्स है उसको आप उसको सही से देख पा रहे थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड दैम बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेकेड आई। बहुत लंबे समय तक लोग जो बड़े उत्सुक थे
छोटे छोटे और टाइनी ऑर्गेनिज्म जो उनके चारों तरफ थे उसको देखने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वो अपनी नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते थे, नहीं देख पाए उसको वो। हाउ डिड वी फाइनल डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड। अब जो है फाइनली क्या हो चुका है, जो हमारा इनविजिबल वर्ल्ड है जिसको हम देख नहीं पाते थे पहले, उसको अब वो डिस्कवर हो चुका है, उसको फाइनली डिस्कवर कर लिया गया है। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवर हेल्प अस टू सी टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या आप जानते हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे, किन्होंने जो है कौन सा साइंटिफिक डिस्कवरी की जिसकी वजह से आज हम उस दुनिया को देख सकते हैं जो पहले हमारे लिए क्या थी, एक इनविजिबल वर्ल्ड था। तो उनके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है एवर हर्ड ऑफ, आपने कभी सुना है 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या होता है, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे जो बहुत ही छोटा छोटा लिखा होता है, ऐसी जो राइटिंग होती है ना उसको माइक्रोग्राफिया कहा जाता है। तो ऐसी बुक उन्होंने पब्लिश करी। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर, वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर थे और एक स्किल आर्टिस्ट थे। इन दिस बुक, उन्होंने अपनी इस बुक में ही शो डिटेल ड्राइंग ऑफ टाइनी थिंग्स, उन्होंने अपनी बुक में छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो ड्रॉ किया, ड्राइंग बनाई, और पीपल ने जो चीज़ें कभी नहीं देखी थी पहले वो सब चीज़ें उन्होंने उसके अंदर बनाई। दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर, थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नो कॉल अ माइक्रोस्कोप। और वो जो चीज़ें उन्होंने किससे देखी थी, ही सो, उन्होंने एक टूल जिससे उन्होंने वो छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, माइक्रोस्कोप उसको कहा जाता है। उन्होंने उन सब चीज़ों को माइक्रोस्कोप से देखकर उन्होंने क्या करा, एक बुक में उन सब चीज़ों को ड्राइंग किया, उन सब चीज़ों को बनाया। हिज माइक्रोस्कोप, जो उनका माइक्रोस्कोप था उससे जो चीज़ें हैं 200 से 300 टाइम बड़ी नज़र आती थी जो कि हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। एक दिन उन्होंने क्या करा, वन डे ही लुक्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेस। उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो बड़ी थिन पतली सी स्लाइस से बना हुआ है और उसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी जो उन्होंने एम्प्टी स्पेस देखी। ये जो कंपार्टमेंट थे रिमाइंड हिम ऑफ द हनी कॉम, उनको याद आया कि ये कंपार्टमेंट जो है वो हनी कॉम के जैसे हैं, जैसे कि हनी कॉम की पिक्चर है, बीच बीच में देखो आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना। तो इन्हीं कंपार्टमेंट्स को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर क्या ड्रॉ किया, ही ड्रू व्हाट ही सॉ, जो भी उन्होंने देखा उसको उन्होंने ड्रॉ किया, एंड कॉल्ड ई स्मॉल स्पेस अ सेल। फिर उन्होंने हर एक स्पेस को, जैसे कि उन्होंने इस तरीके की पिक्चर ड्रॉ करी होगी, उन्होंने हर एक स्पेस को क्या नाम दिया, हर एक स्पेस को उन्होंने नेम दिया सेल। ठीक है, उसके बाद दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से जो वर्ड साइंस, जो सेल वर्ड है वो किसकी दुनिया में आया, साइंस की दुनिया में आया और उसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया। अराउंड द सेम टाइम इन 1660 एंटोनी फॉन ल्यूवेनहुक, उसी टाइम पे जो 1660 में एंटोनी फॉन ल्यूवेनहुक थे जो कि एक डच के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उससे भी ज़्यादा बेटर जो है लेंस बनाया, अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, जिससे कि और भी अच्छा जो है माइक्रोस्कोप बन सके। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियर सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। तो पहले इंसान थे जिन्होंने क्लियरली देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था टाइनी लिविंग थिंग्स को, जैसे बैक्टीरिया को और ब्लड सेल्स को। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से उनको जो है क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का उनको फादर कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिखा रखे, जैसे कि पिक्चर 1 जो हमारी ए पिक्चर है, इस पिक्चर में हमें दिखा रखा है कि जो माइक्रोग्राफिया जो बुक है, इस बुक को हमें इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि इन्होंने लिखी थी, रॉबर्ट हुक ने लिखी थी माइक्रोग्राफिया। तो वो बुक इन्होंने हमें इस पिक्चर में दिखा रखी है। पिक्चर बी में हमें जो दिखा रखा है वो माइक्रोस्कोप दिखा रखा है रॉबर्ट हुक का। और जो हमारी थर्ड सी पिक्चर है, इसमें हमें कॉर्क सेल्स हैं, कॉर्क सेल एज पब्लिश इन माइक्रोग्राफिया। जो माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने कॉर्क सेल्स जो दिखाए हैं, जो पब्लिश किए हैं, वो इन्होंने हमें इस पिक्चर में दिखा रखे हैं। ये देखो, ये जो कॉर्क के जो सेल है, देखो बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है ना, बिल्कुल हानीकॉम्ब के जैसा ही लग रहा है ये हमें। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने बुक में माइक्रोग्राफिया में जो पब्लिश किया था वो पिक्चर इन्होंने हमें दिखाई है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होते हैं। ये
हम इसको ध्यान से समझेंगे। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी आप लिविंग बींग्स देख रहे हो, चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी, वो सब मिलके जो किससे बनती हैं, उस सेल से मिलके बनती हैं। यू माइट वॉन्डर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। आप बड़े हैरान हो गए कि जो व्हाट सेल एक्चुअली वो सेल जो है वो कैसा दिखता है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो हम जो है ना सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम देखेंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 दी गई है। इस एक्टिविटी को आपने ध्यान से समझना है। इसमें सबसे पहले हमें बोला गया है कि आपको एक ऑनियन का बल्ब फ्रॉम अ किचन, अपने किचन से एक ऑनियन का बल्ब लेना है, और गार्डन से भी ले सकते हो। उसको अच्छे से वॉश कर लो अब पानी से। फिर ऑनियन के जो आपने बल्ब लिया है उसको आपने वर्टिकली जो है उसको पीसेस में काट लेना है। देखो सामने आके पिक्चर दे रखी है, इसी तरीके से आपने इसको वर्टिकली इस तरीके से इसको कट कर लेना है। टेक 1 पीस ऑफ ऑनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर कैप्स। जो है आपने 4 कैप्स की हेल्प से क्या करना है, जो आपने ऑनियन लिया था ना, तो उस ऑनियन में से आपने क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है उसको आपने अलग कर लेना है। ये जो लेयर है इसको कहा जाता है ऑनियन पील। यानी कि आपने ना ऑनियन को जब इस तरह से वर्टिकली जब आप कट करोगे तो उसमें से आपने एक ऑनियन का जो पील है वो अलग कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस ऑनियन के पील को, यहाँ पर देखो पिक्चर में हमें दिखा रखा है, आपने इसको जो आपने ये जो पील लिया ना ऑनियन का, आपने इसको एक डिश में रखना है। देखो इस तरह की जो डिश होगी जो नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है उसमें आपने रख देना है। उसके ऊपर आपने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो सैफरन इनके डालने हैं, जो रेड कलर का होता है, रेड कलर का स्टेन होता है। 30 सेकेंड के लिए आपने उसको उसके ऊपर डाल के रखना है, उस ऑनियन पील के ऊपर। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर, तो आपको एक पिंकिश कलर मिलेगा उसके सेल का। एंड हेल्प टू सी देम क्लियरली, फिर आप उसको क्लियरली जो है वो देख पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश, आपने थिन ब्रश की हेल्प से उस ऑनियन पील को जो क्या करना है, आपने ट्रांसफ़र कर देना है दूसरी डिश में। इस वाली डिश में आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जब आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो आपने इसको क्या करना है, पानी से जो है, देखो इस डिश में थोड़ा सा पानी है, ये आपको दिख रहा होगा, तो आपने इसको पानी से जो क्या करना है, उसको उसके ऊपर जितना भी स्टेन लगा हुआ है उसको आपने रिमूव कर देना, उस पील के ऊपर जितना भी स्टेन लगा हुआ था। अब आपने ध्यान से उसको देखना है। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड ऑनियन पील ऑन द ग्लास साइड यूजिंग अ थिन ब्रश एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। तो आपने उसको एक ब्रश की हेल्प से क्या करना है, आपने उसको एक ग्लास के ऊपर अब रख देना है। इस तरीके से रखना है कि वो टूटे ना ही वो कहीं से मुड़े, ठीक है। केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड ऑनियन पील। अब ये स्टेन्ड ऑनियन पील है ना, क्योंकि हमने इसको वॉश तो कर दिया लेकिन इस पर हमने स्टेन लगाया था, फिर इसको वॉश कर दिया। अब आपने इसको एक ग्लास के ऊपर रख देना है। जब आप इसको ग्लास के ऊपर रख दोगे तो थोड़ा सा आपने इस पर कुछ ड्रॉप जो है ग्लिसरीन की डालनी है, ऑनियन पील की वंस ऑन द स्लाइड, उसकी स्लाइड के ऊपर आपने क्या करना है, थोड़ा सा ग्लिसरीन डालना है। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल एंड इम्प्रूव क्लियरिटी फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। जब वो ग्लिसरीन सूख जाएगा ना तो आपको उसके सेल और भी अच्छे से जो है बेटर तरीके से नज़र आने लग जाएंगे। Slowly place a cover slip over the peel using a needle such that no air bubble get trapped। फिर आपने क्या करना है, धीरे धीरे जो है उसको slowly place a cover slip over the peel, एक नीडल की हेल्प से आपने उसके ऊपर इस तरीके से ना एक आपने उस पर कवर जो है उस टाइप से इसके ऊपर आपको लगाना है। देखो कवर लगाने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, आपने नहीं कि ऑनियन पील पे आपने कवर लगा दिया, इस टाइप से आपने उसको ढकना है कि उसके अंदर कोई एयर बबल्स ना हो सके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़ फ्लोटिंग पेपर, एक फ्लोटिंग पेपर लेना है ताकि आसपास जो भी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन लगी हुई है उसको आप उसको साफ कर सकें, क्योंकि फ्लोटिंग पेपर जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। व्यू द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप और अ फोल्डस्कोप, कंपेयर इट विद फिगर 2.3c। व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3c एंड फिगर 2.3d। तो इसको हमें अब यहाँ पे हम समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, इस वाले फिगर में और नीचे वाले फिगर में। तो इसमें आप देखो, इसमें हमें सबसे पहले जो हमें दिखाया हुआ है, इसके अंदर आपको सबसे पहले दे रखा है सेल वॉल, यानी कि जो सेल होता है उसकी एक बाहर पहले एक लेयर होती, एक आउटर होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया इस टाइप से, अब ये जो है ना, जो बाहर वाली जो लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल वॉल।
अब इसके अंदर भी एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्ट करती है अंदर जो भी हमारा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन्स है, इन सबको जो है वो प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स, उसके बाद आप जितने भी छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो ये होता है न्यूक्लियस। इन सब की जो डेफिनेशन है ना, सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, अभी हमें नीचे दे रखी है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे समझ लो, ये आपको जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट, ये न्यूक्लियस है। और इनके बीच में, यानी कि जितने भी बीच में आप स्पेस देख रहे हो ना, ये जितनी भी आपको स्पेस नज़र आ रही है ये साइटोप्लाज्म है, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इन दोनों फिगर में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है, ये आपको ना ऊपर वाला भी ऐसे दिख रहा होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखो ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े, जैसे ब्रिक होती है ना, ऐसे ये दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये, यानी कि ये दोनों, ये क्या है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे अंदर ये जितना भी आप सेल्स का देख रहे हो अंदर का स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, एक दूसरे से टाइटली ये पैक है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे, यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपको ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, ऐसे रेक्टेंगुलर जैसा है ना ये, तो ऐसा हमें दिख रहा है। दीज आर द सेल, ये सब क्या है, ये सब सेल्स है ऑन द ऑनियन पील। ये सभी देखो, ये सभी सेल्स हैं, ये सभी जो हैं वो सेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एंड विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। अब इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है ये। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट पार्ट अराउंड यू। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको कोई और जो है किसी भी लीफ का, आपको कोई भी लीफ लेने के लिए बोला गया है, उसको अगर हम पील करते हैं तो किसी भी प्लांट का आप ले सकते हो, कोई भी आपके चारों तरफ अगर प्लांट हो तो उसका लीफ ले सकते हो, उसको पील कर सकते हो। तो आप उसमें क्या देखेंगे, यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल, कि सभी सेल्स जो है वो किससे बने हुए हैं, सभी जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सभी प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। वट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड ऑफ, आपको क्या लगता है कि जो जानवरों की बॉडी होती है वो कैसे बनती है। तो इसके बारे में अभी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे हमें एक फिगर दे रखा है जिसके थ्रू हम समझेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 2.3 लेटेस्ट इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे अभी हमने जो ऊपर देखा, हमने जो एक्टिविटी करी थी वो हमने करी थी ऑनियन का जो एक पील लिया था हमने, उससे हमने उसकी एक्टिविटी करी थी। अब जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। अपने जो माउथ को आप क्लीन वाटर से एक बार रिंस कर लीजिए। यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ क्लीन टूथपिक। जो टूथपिक होती है ना, जिससे हम दांत में कुछ फंस जाता है तो निकालते हैं, उसकी जो ब्लंट वाली, जो तेज वाली साइड है, उससे क्या करना है आपको, एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड योर चीक। यानी कि जो आपकी चीक है ना, उससे बहुत आराम से, बहुत तेज़ी से नहीं करना, जेंटली मतलब आराम से आपने उस टूथपिक के जो ब्लंट वाला साइड है, तेज वाला साइड है, उससे आपने अपनी चीक पे एक बार स्क्रैप करना है, ठीक है। प्लेस द स्क्रैप मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। फिर आपने वो उसको ले लेना है, चीक से आपने उसको लेना है, और लेने के बाद जो भी मटेरियल आपका उस टूथपिक के ऊपर आया है, आपने उसको जो है मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर और क्लीन ग्लास पे आपने उसको रखना है, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने उसको रखना है और उसको फैलाना है, ठीक है। स्प्रेड इट इवन, उसको आपने फैलाना है। उसके बाद ऐड अ ड्रॉप ऑफ, उसके ऊपर जो आपको जो डालना है, मैथिलीन ब्लू जो है आपने उसके ऊपर डालना है, जो कि एक ब्लू कलर का स्टेन है। ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड, आपने उस मटेरियल के ऊपर डालना है। एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट। जब आप ये मटेरियल डाल के, जो मैथिलीन इसके ऊपर डाल के जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे ना, यानी कि जो भी मटेरियल हमने अपने चीक से निकाला था उसके ऊपर जब मैथिलीन ब्लू डालोगे और उसको डालने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में रखोगे, तो उसके बाद आफ्टर 1 मिनट बाद, 1 मिनट के बाद, ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, फिर आपने उसके ऊपर ग्लिसरीन डालनी है। ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग। तो और उसको क्या करना है, और आपने उसको सूखने के लिए उस सेल को छोड़ देना है। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन ओवर कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। जैसे हमने पीछे हमने ऑनियन पील पे कवर स्लिप दिया था ना, वैसे ही इसके ऊपर देना है, और उसके जो आसपास जितनी भी ग्लिसरीन लगी होगी वो आपने फ्लोटिंग पेपर से साफ कर देनी है। अब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपको ना ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, इस तरीके से जो चीक से जो मटेरियल निकाला था उसके ऊपर जब अंडर वो जो ब्लू कलर का स्टेन डाला था, और उसको फिर एक उसके ऊपर एक क्या दे दिया था,
कवर स्लिप दे दिया था, तो उसके बाद अब जो वो दिख रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो What did you observe? You will observe a polygon shaped structure as shown figure 2.4. अब आप यहाँ पर आपको एक polygon shape जो structure जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। ऑनियन पील वाला हमने देखा था रेक्टेंगुलर शेप था, तो ये हमारा पॉलीगन शेप है। दीज आर चीक सेल, ये जो है हमारे चीक्स के सेल हैं। विच आर द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, ये जो आपके माउथ के अंदर की जो एक परत जो है वो आपको यहाँ पे हमने जो हमारे सेल्स हैं उसके दिख रहे हैं। वर्ड सिमिलरिटीज, क्या इसमें सेम आपको दिख रहा है, क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है जो हमने ऑनियन सेल की पील में देखा था, और जो हमारा ह्यूमन चीक है उसके सेल में आपको क्या चीज़ें सेम दिख रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको इसमें डिफरेंस इसमें नज़र आया। तो सबसे पहले यू हैव ऑब्जर्व दैट द सेल हैव 3 मेन पार्ट्स, अ थिन आउटर लाइनिंग, अ सेंट्रल रीजन एंड द स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। अभी जो मैंने आपको ऊपर हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे हमने इसमें 3 मेन पार्ट जो थे ना वो पढ़े थे। पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन्स, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको कहा था ना नीचे इसके बारे में दे रखा है, अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं दे रखा, ठीक है। इसमें 3 मेन पार्ट बताए गए हैं। सेल वॉल कहाँ होता है, कब होता है, उसके बारे में बाद में इन्होंने हमें नीचे बताया है, लेकिन इन्होंने पहले बोला है कि 3 मेन जो हैं इसके अंदर पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब हम इसको समझते हैं। जो आउटर लेयर होती है ना, द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो बाहर की जो लेयर होती है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन्स। जैसे कि ये क्या है, ये आउटर लेयर है, तो ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स है। जैसे कि इसमें हमें दिखाया हुआ सबकी ये सेल आउटर लेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज द न्यूक्लियस। अब जो राउंड स्ट्रक्चर आपको बीच बीच में दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, ठीक है। आगे इसके बारे में और भी डीप में आगे समझाया हुआ है, विच इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन्स। अब जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस है ये भी थिन मेम्ब्रेन्स से कवर्ड होता है, इसके भी चारों तरफ थिन मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। आगे देखो, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स आर न्यूक्लियस। अब जो स्पेस होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, वो जो भरा होता है इस फील्ड विद साइटोप्लाज्म। वो जो जगह भरी होती है वो भरी होती है फिर साइटोप्लाज्म से, यानी कि जितनी भी आप जगह देख रहे हो, आपको जितनी भी स्पेस दिख रही है ये साइटोप्लाज्म से भरी हुई है, यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर से ये भरी हुई है, ठीक है। अब दीज 3, ये जो 3 हैं, दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट ऑफ सेल। ये बेसिक पार्ट है सेल के, मतलब ये तो आपको सब में मिलेंगे सेल के अंदर, ये 3 चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद ये बोला गया कि सम सेल, कुछ ऐसे सेल हैं जैसे कि ऑनियन पील सेल हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। उसमें एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर दे रखी थी जो कि हमने ऊपर देखी थी, सेल वॉल। अब जो सेल वॉल होती है ना, ये जो है प्लांट्स में पाई जाती है। अब ओनियन भी क्या है, हमारा एक प्लांट से ही ग्रो होता है, इसलिए आपको उसमें ये सेल वॉल दिखी। ये जो सेल वॉल है एनिमल्स के सेल्स में नहीं होती और ह्यूमंस के सेल्स में भी नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट्स के सेल्स में होती है। इसलिए इन्होंने बोला कि सम सेल, कुछ ही सेल में जो है ये जो सेल की वॉल है वो होती है, जिसके बारे में नीचे में दे रखा है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में ही होती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर इन अ सेल। अब इस जो इन्होंने हमें जो सेल दिखाया है, जो हमें जो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन डू दे परफॉर्म, क्या फंक्शन करते हैं ये सेल हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या फंक्शन कर रहे हैं ये। आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। द सेल मेम्ब्रेन्स एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब जो सेल मेम्ब्रेन्स है ना वो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर कर रखती है। द सेल मेम्ब्रेन्स सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अनदर। अब सेल मेम्ब्रेन्स क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। देखो जैसे यहाँ पर अभी आप इसके देखो चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके जो है यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इसके सेल मेम्ब्रेन्स है, इधर वाला हो गया। तो ये वाला सेल दूसरे सेल इससे जो है इसको अलग करता है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन्स ना हो तो ये सारा का सारा एक हो जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन्स की वजह से ही तो देखो ये सारे सेल जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये वैसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को ये ऐसे सेपरेट करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन्स की वजह से ही होता है। इट्स पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल
फॉर लाइफ प्रोसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब ये क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए, जो मटेरियल एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, उसको तो वो अंदर आने देते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको वो एग्जिट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म देखें तो साइटोप्लाज्म जो है एक और कंपोनेंट है सेल का, और ये क्या करता है, इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट, ये सब होता है साइटोप्लाज्म में। तो मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारी जो लाइफ वो प्रोसेस करती है किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। अगर हम अपनी बॉडी में भी देखें तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए साइटोप्लाज्म में यहाँ पे बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज दैट ओकर विद इन द सेल्स, इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, ठीक है, ये हमारी ग्रोथ के लिए जो है, और हमारे जो सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसका ये काम जो है वो करता है। उसके बाद द सेल वॉल इज द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। अब ये जो यहाँ पे लिखा है जो सेल वॉल होती है, जो आपको मैंने बताया था सिर्फ प्लांट्स में ही होती है, तो ये सेल वॉल क्या काम करती है, द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ये जो है ना प्लांट को एक स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मतलब एक कठोरता जो है ना वो प्रदान करती है। जैसे अगर हम किसी ट्री की बात करें तो आपने देखा जो ट्री होता है वो कितना स्ट्रांग होता है, क्यों, क्योंकि उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, इसलिए, ठीक है, इसलिए ये सिर्फ आपको प्लांट्स में ही मिलेगी सेल वॉल। दिस इज वाई, इसलिए ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। इसलिए ये सारे सेल जो हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक दूसरे से अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली, मतलब बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर फिर विद ईच अदर एक दूसरे टाइटली पैक्ड होते हैं, लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। और दिखने में हमें क्या लगते हैं, ये फॉर्म मतलब बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना अटल लगते हैं, एकदम स्ट्रांग लगते हैं फिर ये, ठीक है। अब नीचे देखो हमें यहाँ पे एक जो हमें यहाँ पे समझाया हुआ है, दो हमें ना यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं जिसको आपने समझना है। पहले मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी फिर हम ऊपर रीड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमें पहला ए दे रखा है ना, ये हमारा एनिमल सेल है, ठीक है, ये क्या है हमारा एनिमल सेल है, और ये जो है हमारा प्लांट सेल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो चीज़ें देखो दोनों में होंगी ना वो आपको दोनों तरफ एरो दिखेगा, जो चीज़ एक में होगी वहाँ पे आपको सिंगल एरो दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल वॉल है वो आपको सिर्फ सिंगल दिख रही है, क्योंकि सिर्फ ये प्लांट्स में होती है, मैंने आपको बताया था। सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो दोनों में होती है। देखो अब ये सेल वॉल जो आप बाहर वाला देख रहे हो ना, ये सेल वॉल है, इसके अंदर जो ये लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन्स है। ये सेल मेम्ब्रेन्स आपकी एनिमल्स के सेल में भी होती है और आपके प्लांट्स के सेल्स में भी होती है, ठीक है, तो दोनों में होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करती है, इससे जो है जो प्लांट्स हैं वो क्या बनते हैं, वो स्ट्रांग बनते हैं। जैसे कि हम ट्री का मैंने आपको बताया सेल वॉल से, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। दूसरा न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस में आप देखो एनिमल्स के सेल में भी होता है और प्लांट के सेल में भी होता है, सिर्फ फ़र्क कितना है, न्यूक्लियस जो है एनिमल के सेल में सेंटर में होता है और यहाँ पे ये साइड में होता है, ये फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ आपको प्लांट्स के सेल में ही मिलेगा, और ये सब क्या होते हैं ऊपर हमें बताए हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट और ये सब, ये आपको सिर्फ प्लांट्स के सेल में मिलेगा। दूसरा देखो उसके बाद नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो बीच की स्पेस होती है ना, वो साइटोप्लाज्म होता है, तो वो आपको दोनों में देखने में मिलेगा, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। उसके बाद हम वैक्यूल देखें तो ये सिर्फ हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे ऊपर। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमें एनिमल के सेल में भी दिखता है और हमें प्लांट्स के सेल में भी दिखता है, जो आपको ये रेड से छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना ये। अब ये सब चीज़ें क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रोड शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड। अब जो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना सब में सेल्स होते हैं, और इनके अंदर ना एक टाइनी रोड जो रोड होती है ना, जैसे लोहे की रोड होती है, टाइनी रोड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लास्टिड कहा जाता है। कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जैसे कि लाइक क्लोरोप्लास्टर कंटेन क्लोरोफिल विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्टर की यहाँ बात की गई है,
इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो पत्तियों में आप ग्रीन कलर देखते हो ना, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और यही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, यानी कि फूड बनाने में। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सब्सटेंस को स्टोरेज करते हैं। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्मॉल स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। अब प्लांट के, जैसे आपको मैंने नीचे दिखाया था ना, देखो जो इसमें ये जो स्पेस होता है, ये देखो, ये बिल्कुल जो खाली जगह है, यहाँ पे क्या लिखा है कि प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस, यानी कि जो प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा एक एम्प्टी स्पेस भी होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें ये येलो कलर का दिख रहा है, तो इसको कहा जाता है वैक्यूल। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। अब ये क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि जो ये जो स्टोर करता है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को, और जो वेस्ट होता है ना उसको वो जो है वो हटाता है, गेट रिड ऑफ वेस्ट, उसको हटाता है, एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल, और जो शेप की जो सेल को है वो वैक्यूल ही है जो उसको मेंटेन करता है सेल की शेप को। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और यही है, यानी कि वैक्यूल ही है जो प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो यूजली उसमें वैक्यूल नहीं होता, जैसे कि हमने इस पिक्चर में भी नीचे इमेज में भी देखा। इफ प्रेजेंट, अगर होता भी है तो दे आर यूजली स्मॉल, तो बहुत छोटा होता है। दी स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो ये वैक्यूल अगर, पहली बात तो एनिमल्स में होता नहीं, अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है, और ये जो वैक्यूल, जो इतना छोटा वैक्यूल जो होता है, ये क्या करता है, स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस को जो है वो स्टोर करता है, और पानी में क्या कर देता है, उसको डिजॉल्व कर देता है। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड। सो इसलिए जो सेल है वो सिर्फ एक सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट, ईच विद इज ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। अब देखो, जो हमने ये सेल्स के बारे में समझा, तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि एक जो है लिक्विड का बैग है, हमने देखा ना इसमें कितने सारे स्ट्रक्चर हैं, है ना, हमने ये सारी चीज़ें जो इसमें पढ़ी, कितने सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्स के अंदर हैं, और ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो अपना अपना फंक्शन, अपना अपना काम करती हैं, जिससे जो पूरा ऑर्गेनिजम्स है, जो एंटायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो सब काम करते हैं, वो सब चलते हैं इन्हीं सेल्स की वजह से। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ यहाँ पे, वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब जो सेल का अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। और हमें ये भी पता चल गया है कि जो एनिमल का और जो प्लांट का जो सेल्स होता है वो डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर उसका होता है। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप्स एंड स्ट्रक्चर। क्या अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग जो उसमें जो अगर हम अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के होते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि अगर चींटी का देखोगे तो उसका सेल कितना छोटा होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो उसका सेल का स्ट्रक्चर और शेप अलग होगा। तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें 2.1 का हमारा पॉइंट 1 है, वेरिएशन इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अब जो सेल्स के शेप और स्ट्रक्चर, उसमें जो वेरिएशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कुछ 2 पिक्चर्स दिखा रखी हैं, एक है मसल सेल, दूसरा है नर्व सेल। ठीक है, ये जो सेल्स हैं किसके हैं? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, डिफरेंट सेल्स इन ह्यूमन। ये 2 सेल हमें दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन आर शोन फिगर 2.6a, ये हमें दिखा रखा है, और बी में हमें दिखा रखा है, जैसे आपको मैंने बताया। व्हाट आर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस यू सीन देन, दोनों में आपको क्या चीज़ सेम लग रही है, क्या अलग लग रही है? अब मसल सेल जो कि हमें 2.6a में दिखाया हुआ है, इस शेप इज़ इसकी जो शेप अगर आप देखो लाइक अ स्पिंडल, वाइल अ नर्व सेल, अगर हम नर्व सेल को देखें तो ये बहुत लंबा है, वेरी लॉन्ग एंड हैज़ ब्रांचेस, बहुत लंबा है, उसमें हमें अलग अलग ब्रांचेस दिख रही हैं। तो सिमिलरिटी क्या है इसमें? सिमिलरिटी, सम सेल्स आर राउंड इन शेप, कुछ सेल जो हैं वो राउंड होते हैं शेप में, विच अदर आर लॉन्ग, और कुछ जो है लंबे और थिन, पतले होते हैं। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरियज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म,
अब अलग अलग जो हमारे द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अगर सेल्स देखें तो ऑल्सो वेरियस, अलग अलग होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अब सेल एक दूसरे से अलग क्यों दिखाई देते हैं। डज द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन, क्या इनका जो शेप और जो स्ट्रक्चर है सेल का, क्या इनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम किसी यूनिक शेप या साइज या स्ट्रक्चर की बात करें सेल की, कि कोई ऐसा सेल है जिसका कुछ यूनिक ही शेप है, उसका यूनिक साइज है, तो वो हेल्प करता है कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि उसके फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन बॉडी, लेकिन ये सेल्स हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, कैसे फंक्शंस होते हैं इनके। लेट अस फाइंड आउट, इसको हम अब समझते हैं। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 दैट द इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट, जो हमारा इनर चीक का जो सेल था हमने देखा था वो कितना थिन था, पतला था और एकदम फ्लैट था। दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। ये क्या करता है, ये जो सेल है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, जो हमारा चीक है ना, उसके जो अंदर का जो सरफेस है, इनर सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, ये प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, एक प्रोटेक्टिव परत है उसके ऊपर। ठीक है, जो हमने चीक का सेल देखा था वो क्या है, हमारी चीक के जो अंदर है एक प्रोटेक्टिव परत है। सेल ऑल्सो नोन एज द न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन आवर बॉडी। नर्व सेल को ना यहाँ पे किससे जाना जाता है, देखो नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, कैरी मैसेज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को जो है ये हमारी बॉडी को मैसेज देता है। द elongated shape and the branches structure help them reach different part of the body and pass on message quickly। अब हमने उसका ऊपर शेप देखा था ना, कैसा था उसका नर्व सेल का, कैसा था, लंबा था और बहुत सारी ब्रांचेस थी। तो उन ब्रांचेस की वजह से उन्होंने बोला है कि जैसा उसका स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि वो हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचने पे, यानी कि मैसेज को फटाफट से क्विकली जो है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में वो पहुंचा देता है। इसी तरीके से सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन, इसी तरीके से जो प्लांट का सेल है उसमें भी अलग अलग वेरिएशन जो है वो दिखते हैं, अलग अलग वेरिएशंस उसमें होते हैं। इन प्लांट्स 2 सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। अब यहाँ पे उन्होंने हमें प्लांट्स का बताया है कि इन प्लांट्स में भी क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना वो कई बार रेक्टेंगुलर होते हैं, कई बार लंबे होते हैं, कई बार ओवल शेप के होते हैं, कई बार वो ट्यूब के जैसे होते हैं। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। अब जो सेल ट्यूब के जैसे होते हैं ना वो क्या करते हैं, पानी को लेके जाते हैं पूरे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में, वो जो है पानी को लेके जाते हैं, जो ट्यूब वाले जो सेल्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7, आपने क्लास 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले से आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब जो अलग अलग तरह के जो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट जो हमारी बॉडी में हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो अलग अलग सेल से बने हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। अब यहाँ पे ने बोला है कि एक ग्रुप ऑफ मसल सेल होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारी फूड पाइप में पाया जाता है। दीज सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वे लाइक मैनर पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक। अब ये वाले सेल क्या करते हैं, ये जो है खाने को, ये जो सेल होते हैं क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वे, यानी कि खाने को कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको सिकोड़ देते हैं, मतलब एकदम से उसको इकट्ठा कर देते हैं, एंड रिलैक्स और उसको फैला देते हैं। उससे क्या होता है कि जो खाना है ना वो ईजिली हमारे स्टमक में चला जाता है। दिस मूवमेंट पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पाइंडल शेप। अब ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि जो मसल सेल हमारी जो फूड पाइप में होता है वो बहुत पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और उसकी स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप कैसी होती है, हमने ऊपर देखी थी ना, यहाँ पे इस टाइप की जो शेप होती है, ये देखो ये मसल सेल दिखा रखा ना, तो इसलिए ये इसकी शेप जो है वो स्पिंडल शेप होती है। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। इसी तरीके से जो हमारा स्टमक के अंदर भी अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं और अलग अलग तरह के वो काम करते हैं। मसल सेल इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। अब मसल सेल जो है स्टमक के अंदर
वो क्या हेल्प करता है, फूड को चर्न करने में। चर्न मतलब जैसे मथते हैं, जैसे दही को हम चर्न करते हैं ना, वैसे ही उसको वो चर्न करता है मसल सेल हमारे स्टमक के अंदर। और जो बाकी के सेल होते हैं, अदर सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। अब इसमें आगे हमें दे रखा है कि जो दूसरे सेल होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, इनर लाइनिंग, एक अंदर की परत होती है जो कि हमारी स्टमक पे होती है। और वो क्या काम करती है, वो प्रोड्यूस करती है डाइजेस्टिव जूस को, यानी कि जो हम खाना खाते हैं ना, वो उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देती है, डाइजेस्टिव जूस में और साथ में एसिड में, जिससे कि हमारा जो खाना है वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। और ये सभी सेल जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी जो हमारा डाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है 2.2 में बोला गया है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमें जो लिविंग और हमारी जो बॉडी है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसके अंदर क्या जो लेवल होता है, व्हाट आर द लेवल और ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इनको पिक्चर्स को हम साथ साथ में देखेंगे क्योंकि इसी के थ्रू हम जो है इसको समझेंगे। ये देखो, ये हमारी फिगर 2.7 है जिसमें हमें A, B, C और D और E ये हमें पिक्चर्स दे रखी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। जो एक लिविंग हमारी जो बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, एक कॉम्प्लेक्स वे से जो ना ऑर्गेनाइज्ड है ये। इसके अंदर जो क्या होता है, सेल। देखो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो उन्होंने हमें 2.7 में हमें ये दिखाया हुआ। सबसे पहले क्या दिखाया हुआ है, सेल। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये कैसा होता है, जस्ट लाइक अ ब्रिक। ये एक ब्रिक के जैसा होता है, जस्ट लाइक अ ब्रिक इन द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। ठीक है, अब हमें कोई दीवार बनानी तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, ब्रिक होनी चाहिए ना। तो वो बेसिक चीज हो गई हमारी बॉडी की सेल। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। जब एक जैसे सेल जब मिलते हैं, सिमिलर सेल का जब ग्रुप बनता है तो उसके बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ये देखो, तभी इन्होंने यहाँ पे ऐसा एरो दे रखा है कि उसके बाद सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है जब सिमिलर सेल मिलते हैं। उसके बाद लिखा है, जब डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग तरह के जब टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ऑर्गन। तो अलग अलग तरह के जो टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और उससे क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। सर्वल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। और बहुत सारे जो लिखे हैं ऑर्गन्स जो है मिलके जब काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन है, और जब ये सारे ऑर्गन्स मिलके जो है काम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक मेजर फंक्शन है जो कि हमारी बॉडी में जो काम होता है फिर वो बन जाता है एक ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स आप देखोगे वो सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई मेजर फंक्शन है उनका बॉडी के अंदर, तो वो क्या हो गया है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेकअप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के एक क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा, एक सेल, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि हम बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, लाइक प्लांट और एन एनिमल्स, सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, उनके भी इसी तरीके से ये जो उनमें भी इसी तरीके से काम होता है, जैसे कि पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दीज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक लाइक सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग। इससे पता चलता है कि किस तरीके से एक जो हम देखें तो ये जो एक लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमें समझाने में मदद करता है कि कैसे जो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे कि सेल जो है, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग जो है वो कैसे बनता है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग विद अ सिंगल सेल एग। कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स जो हमारा जो और हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो लिविंग बीइंग्स हैं, एक सिंगल सेल से जो है इसका स्टार्ट होता है, इनकी एग से। The egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a
कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड ऑफ मैनी सेल्स। अब देखो एक छोटे सेल से, जिसको यहाँ पे उन्होंने एग यहाँ पे बताया, जो सेल एग है, वो एग जो है एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी, उसके अंदर इतनी अमेजिंग एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करता है और रिपीटेडली उसके अंदर जो सेल हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, डिवाइड करते हैं, रिपीटेड होते हैं, और उससे क्या बन जाता है, कंप्लीट लिविंग बीइंग जो है वो एक सेल से बन जाता है। सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए एक लिविंग बीइंग को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चाहे जानवरों की बात करो, चाहे प्लांट्स की, चाहे हमारी ह्यूमंस की बात करो, हम सब एक एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल समझ आ गए क्या क्या है सेल में। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रिच के एग के बारे में बताया गया है। द योक ऑफ द येलो पार्ट ऑफ एन एग of an ostrich is a single cell, the largest known cell in the living world, measuring about 130 mm to 117 mm in diameter। यानी कि जो यहाँ पे हमें बताया गया है, जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका जो येलो पार्ट होता है, जो योक होता है, यही जो है एक सिंगल सेल, मतलब इसके अंदर इस योक पार्ट को ही ये एक सिंगल सेल है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि इस पूरे एग को ये हमारा एक लार्जेस्ट एग है पूरे लिविंग वर्ल्ड में। अगर आप किसी भी एग की बात करो तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका डायमीटर ही 130 से लेके 170 मिलीमीटर तक होता है। द एग कंटेन एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल, अ शेल फॉर प्रोटेक्शन एंड वाइट लिक्विड एंड नॉरिशेज द सेल ड्यूरिंग द कंटिन्यू डेवलपमेंट। अब इसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल होता है, ऑस्ट्रिच के एग के अंदर एक एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इसका जो वाइट लिक्विड वाला पार्ट देख रहे हो, इसको प्रोटेक्ट करता है, और जो है एग को नॉरिश करता है ताकि जो एग है वो क्या करे, वो डेवलप हो, वो एग जो है वो बढ़े। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हैं या वेरी फ्यू सेल, बहुत ही कम सेल से बने हुए हैं। दे आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते अपनी नेकेड आइज से। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल, यूनिसेलुलर। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि अमीबा भी है इसमें, ये सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, और इनको यहाँ पे लिखा है ये जो सेल होते हैं इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गी हैव मैनी सेल। अगर अदर सेल्स की बात करें तो फंगी और एल्गी जो हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जैसे कि हमने ऊपर प्लांट में भी देखा, एनिमल्स में भी देखा, ह्यूमन में भी देखा, तो ऐसे एल्गी और फंगी भी जो है वो मल्टी सेलुलर हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, पानी में, मिट्टी में, हवा में, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, और हमारे बॉडी के अंदर भी। बट वट डू देयर सेल्स लुक लाइक। लेकिन ये कैसे दिखते हैं? आर दे लाइक द प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर वी जस्ट लर्न अबाउट, और आर दे डिफरेंट। जैसे कि हम प्लांट्स और एनिमल के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि वो हम उनको सीख चुके हैं ना कैसे वो अलग अलग दिखते हैं। To observe the cell of the microorganism, again we need to use microscope, which magnifies their size and make them visible to us. To observe cell of, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम ऑब्जर्व करें जो बहुत छोटे होते हैं, तो we need to use, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, which magnifies their size, जो कि उनके साइज को बड़ा करेगा और हमें देखने में उनको आसानी होगी। Scientists have also created a low-cost and foldable paper microscope और fold scope। अब यहाँ पर दे रखा है कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना, have also created, वो क्या करते हैं, वो क्या क्रिएट करते हैं, लो कॉस्ट, एक बहुत ही कम, अफोर्डेबल, मतलब कि सस्ता सा, वो ऐसी चीज़ भी जो है इन्होंने लिखा है कि वो उनके पास माइक्रोस्कोप तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो ये भी चीज़ साथ में क्रिएट करते हैं कि लो कॉस्ट, सस्ता और अफोर्डेबल पेपर होता है माइक्रोस्कोप, और जिसको फोल्ड स्कोप भी कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था ना जो ऑनियन के लिए, उसके ऊपर क्या दे दिया था, फोल्ड स्कोप दे दिया था। उसके ऊपर हमने जो देखा था ऑनियन के ऊपर एक फोल्ड स्कोप दिया था,
तो फोल्ड स्कोप मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल लाइक हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। अब फोल्ड स्कोप उतनी तो हाई लेवल की इतना तो अच्छा लेवल नहीं दिखा पाता, उतनी अच्छी डिटेल्स तो नहीं दिखा पाता फोल्ड स्कोप, लेकिन उसमें बोला कि जैसे लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में देखते हैं उतना तो नहीं दिखा पाता। हाउएवर दीज मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ड, लेकिन फिर भी ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है उसको थोड़ा एसेसिबल, मतलब उसको थोड़ा ईजी बना देता है, ठीक है, एसेसिबल टू मैनी पीपल, बहुत लोगों के लिए फिर भी ये ईजी बना देता है। चाहे ये माइक्रोस्कोप की तरह काम तो नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ों में बहुत लोगों के लिए ईजी हो जाता है। लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक ऑफ द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। अब हम जो है बहुत पास से देखेंगे फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब, मतलब कि माइक्रोब्स की जो फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक दुनिया है ना, उसको हम बहुत पास से देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2.4 में है, लेट अस ऑब्जर्व पोन्ड वाटर, स्टेगनेंट वाटर। पोन्ड मतलब तालाब का पानी, और स्टेगनेंट वाटर मतलब जो पानी रुका हुआ होता है, स्थिर पानी जो होता है। टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पोन्ड एंड स्टेगनेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर। अब कोई कंटेनर लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा पोन्ड या फिर स्टेगनेंट वाटर उसके अंदर आप थोड़ा सा भर लीजिए, मतलब कि किसी कंटेनर में थोड़ा पानी डाल लीजिए, किसी पोन्ड का या कोई स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पोन्ड और स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप स्लाइड। अब उसमें से थोड़ा सा आपने ड्रॉप से पानी लेना है और आपने उसको किस पे डालना है, या तो माइक्रोस्कोप पे डाल सकते हो या फिर फोल्ड स्कोप पे भी डाल सकते हो। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप। अब आपने उस कवर स्लिप को ऑब्जर्व करना है इन द माइक्रोस्कोप, या तो आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख के देख लीजिए या फोल्ड स्कोप से आप उसको जो है वो के नीचे रख के देख लीजिए। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड आर स्टेगनेंट वाटर। ऑब्जर्व कीजिए जो टाइनी ऑर्गेनिज्म जो उसमें पाए जाते हैं पॉन्ड वाटर में या स्टेगनेंट वाटर में, आपने सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है, उनको सिर्फ देखना है। उसके बाद 2.5 में बोला गया है, लेट अस ऑब्जर्व द सॉइल सस्पेंशन। टेक अ बीकर, यहाँ पे आपको एक बीकर लेना है, एंड कलेक्ट द सम मॉइस्ट सॉइल, थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है, इन इट द फॉर्म ऑफ नियर बाय फील्ड और गार्डन। किसी भी गार्डन से, किसी भी फील्ड से, आप किसी भी जगह से ले सकते हैं। डोंट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड, आपको अपने हाथों से उसको टच नहीं करना, या तो आप उसको स्पून से लो या फिर आप उसको ग्लव्स पहन के लेना है आपको। पोर सम वाटर इनटू द बीकर एंड स्टर इट विद अ ग्लास रॉड। आपने उसको देखो पानी जो आपने बीकर लिया ना, उसमें थोड़ा पानी लेना है, फिर उसको आपने उसमें मिट्टी डालनी है और आपने उसको रॉड से जो है उसको ऐसे उसको मिक्स करना है। द लिक्विड विच में लुक डर्टी, अब आपको पानी गंदा दिखेगा, वो हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड इट इज़ कॉल्ड द सॉइल सस्पेंशन। जो आपको इसके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, उनको सॉइल सस्पेंशन कहा जाता है। कीप इट असाइड फॉर टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही रख दो, जो मिक्सचर होगा ना वो नीचे आके बैठ जाएगा बॉटम में। तो यूज़ अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। अब ऊपर से आपने ड्रॉपर से थोड़ा सा पानी ले लेना है, क्योंकि जो उसका मिक्सचर है वो तो नीचे बैठ गया, ऊपर पानी आ गया, तो थोड़ा सा ड्रॉपर से आपने उसको ले लेना है। प्लेस द ड्रॉप ऑन माइक्रोस्कोप स्लाइड। अब आपने उसको माइक्रोस्कोप स्लाइड जो है ना उसके ऊपर ऐसे आपने डाल देना है। कवर इट जेंटली विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपने इस स्लाइड को जो है ऊपर से कवर स्लिप कर देना है, ऊपर से ढक देना है, और आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू दोज यू सॉ इन एक्टिविटी 2.4। अब जैसे 2.4 एक्टिविटी में हमने देखा था ना, वैसे ही आपको इसके अंदर ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे नजर आएंगे। दीज इंडिकेट दैट इवन सॉइल सस्पेंशन। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ये सॉइल सस्पेंशन कंटेन अ वैरायटी ऑफ टाइनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। इनकी वो छोटे छोटे आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे जो हमें अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, आपको इसके अंदर वो दिखेंगे। द टाइनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमें अपनी आंखों से हमें छोटे छोटे क्रिएचर्स नहीं दिख सकते ना अपनी नेकेड आइज से, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स, मतलब कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिन वो लिविंग बींग्स होते हैं, और माइक्रो मतलब बहुत छोटे होते हैं, या फिर आप उसको माइक्रोब्स भी कह सकते हो। ठीक है, अब 2.6 में हमें बोला गया है लेट अस स्टडी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे
A group of students studying in grade 8 perform activity 2.4 and 2.5. They also collected information from the library and internet. अब आपको इसमें 2.4 और 2.5 एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है और आपको अपनी लाइब्रेरी से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है. They recorded the data obtained after observing pond water in table 2.1 and the data obtained after observing soil suspension in 2.2. हमें यहाँ पे ना इसको फिल करना है. नीचे को हमें ये देखो दे रखा है, टेबल 2.1 दे रखा है और टेबल 2.2. They identified the microorganism as protozoa, algae, fungi and bacteria. You can record if you find any of these categories of organism. यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है कि हमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड. पॉन्ड में हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिले थे उसके हमें कुछ यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है यहाँ पे हमें अमीबा का. अमीबा प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल होता है, मूविंग इरेगुलर शेप. इसकी कोई शेप नहीं होती, ये कैसे भी इरेगुलर मतलब इधर उधर इसकी शेप बनती रहती है. उसके बाद है यहाँ पे सेकंड है इसमें पैरामीशियम. देखो जो हमें यहाँ पे दे रखा है ना, इन्होंने क्या बोला कि आपको पहले इन्होंने यहाँ पे बोला कि आप भी जो है 2.4 और 2.5 एक्टिविटी कीजिए. तो जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको उसके अंदर ये सब चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब आप ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो वही उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्राम इन्होंने हमें नीचे दिखा रखे हैं कि अगर आप जब उसको देखें तो उसको पहचान सके कि अगर अमीबा होगा तो वो हमारा कैसा दिखेगा. वो सिंगल सेल है, ऐसे उसकी शेप होती है और वो कहीं पे भी जो है इरेगुलर वो जो है मूव करता है. पैरामीशियम जो है ये भी प्रोटोजोआ होता है, ये भी सिंगल सेल होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट करता है प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है. इसके साइडों में आप देखोगे इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है. अगर हम एल्गी देखें तो एल्गी ये भी सिंगल सेल है जो कि हमें ग्रीन कलर की दिखती है. आपने कई जगहों पे देखा होगा जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ना, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा कुछ होता है, उसको एल्गी कहते हैं. तो सिंगल सेल होता है, ये दिखने में ग्रीन होती है बिकॉज इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है एंड मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर. आप जिसका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये इसकी वजह से जो है ये मूवमेंट कर पाता है. तो अब आप इनकी पिक्चर्स को देख लो ताकि अगर आप कभी इसको एक्सपेरिमेंट करो तो आप इनको पहचान सको. आगे बोला गया है कि अगर आप मिट्टी का जब सॉइल का लोगे, सॉइल सस्पेंशन आप जब देखोगे तो उसमें आपको कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे. इसमें देखो, इसमें सबसे पहले दे रखा है कि ब्रेड मोल्ड फंगी. आपने कभी ब्रेड के ऊपर फंगी लगी हुई देखी होगी. जब ब्रेड बहुत पुरानी हो जाती है तो उस पर कुछ फंगस सी लग जाती है. तो इसकी जो ब्रांच ये जो इसके ऊपर फंगी लगती है तो ये ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. इसमें कोई भी कलर नहीं होता, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. अगर हम सिर्फ फंगी देखें, मोल्ड फंगी, तो इसका जो हमें यहाँ पे दिखती है ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर. इसका जो है ये भी विदाउट क्लोरोफिल होता है और ये भी विदाउट क्लोरोफिल होता है. इसका बस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. उसके बाद एल्गी की बात करें, एल्गी जो होती है वो स्फेरिकल होती है. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट उसमें होता है, तभी वो ग्रीन कलर की होती है. जैसे अगर आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है, हमने पीछे भी एल्गी देखा था ना, तो इस तरह की भी एल्गी होती है, ऐसे ऐसी छोटी छोटी सी. अब बैक्टीरिया देखिए तो ये स्फेरिकल होता है. यहाँ पे कोमा अलग अलग तरह का, इनकी स्फेरिकल शेप भी है, कोमा शेप है. उसके बाद ये स्पायरल और रोड शेप भी होता है. वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है. मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल. तो अलग अलग तरह के होते हैं जो आपको यहाँ पे पिक्चर में ये दिख रहे हैं. अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की शेप होती है. उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट. क्या आपने इसमें ऑब्जर्व किया एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि कुछ इनमें डिफरेंस है. रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास. इन टेबल 2.1, 2.2 यू हैव आइडेंटिफाई द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे जिसको आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, पहचाना. दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह होते हैं. एंड वी कैन ओनली सी देम इन विद अ माइक्रोस्कोप. इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज देम 100 to 400 टाइम्स. इससे ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं, 100 to 400 टाइम्स बड़े दिखाई देते हैं. दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल इन साइज. जो माइक्रो जबकि ये बहुत साइज में छोटे होते हैं, हालांकि ये साइज में इतने छोटे होते हैं तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. जबकि हालांकि ये साइंस में इतने छोटे होते हैं लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं. आगे लिखा हुआ है वायरस. वायरस क्या, एवर हर्ड यू, आपने कभी वायरस के बारे में सुना है? वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड
सेलुलर, एक माइक्रोस्कोपिक होता है और एक ये क्या होता है, एक सेलुलर होता है। वे जो वायरसेस होते हैं ये मल्टीपल व्हेन दे आर एंटर लिविंग सेल, जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर ये जाते हैं तो ये मल्टी हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, फिर ये बहुत सारे बन जाते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल और बैक्टीरिया सेल एंड मे कॉज अ डिजीज़। जिससे क्या होता है कि जब ये किसी के अंदर जब जाते हैं तो अंदर जाके ये मल्टीपल हो जाते हैं, किसी भी जब सेल के अंदर एंटर करते हैं तो मल्टीपल हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो और बैक्टीरियल सेल्स, एंड मे कॉज अ डिजीज़, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे हम 2.4 देखेंगे। इसमें है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, कैसे जो है हम माइक्रोब से कनेक्ट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जगहों में भी होते हैं। लेट अस हैव डिस्कशन, तो इसके बारे में हम डिस्कशन पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर सीन अ लेमन, आप लेमन को देखो, टोमेटो को देखो, ऑरेंजेस को देखो, और मैनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम। अब कोई और भी आप जो है फूड आइटम देख सकते हो जिसको आप बहुत लंबे टाइम तक बाहर रख देते हो, फ्रिज में रखते, या वो गर्मी में सड़ जाता है जब, तो आप देखोगे उसके अंदर इफ़ हैव यू एवर सीन अ लेमन, क्या आपने लेमन, टमाटो, ऑरेंजेस और कोई फूड देखा है जो रॉट मतलब जो सड़ जाता है आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड, जिसको काफ़ी टाइम तक बाहर रखा जाता है। अगर हाँ इफ़ देखा है तो यू मे हैव नोटिस अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम, आपने देखा होगा उसके ऊपर ना इस टाइप का पाउडरी और कॉटन लाइक जो है वो उसके ऊपर ग्रो करने लग जाता है। फिगर 2.9 में हमें दिखाया गया है दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, क्योंकि ये माइक्रोब से इन्फेक्टेड हो चुके हैं इसलिए ये ऐसे दिखने लग जाते हैं। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम, लेकिन ये माइक्रोब्स आते कहाँ से हैं, जो ऐसे ये हमें जो ये दिखते हैं ना ये कॉटन जैसे, ये कहाँ से आ जाते हैं। हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, कैसे ये फूड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मतलब कि कहने का कि हमारा खाना कैसे सड़ जाता है। दिस हैपन बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर, क्योंकि तो हर जगह होते हैं, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हर जगह होते हैं। बी इट इन वाटर, पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हवा में होते हैं, यहाँ तक कि हमारे फूड आइटम्स में भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछे गए हैं। बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बा, अब पिकल को और मुरब्बा को ये क्यों नहीं जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इन्फेक्ट करते, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा है इसमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं, नमक डलता है, चीनी डलती है, जो कि क्या है, प्रिजर्वेटिव है। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा नमक होने की वजह से और चीनी होने की वजह से तो ये अलाउ नहीं करते इन ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर ग्रो होने के लिए। जिसमें ज़्यादा नमक या चीनी होती है तो वहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यू कैन यूज़ अ फोल्डस्कोप और माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर द सर्फेस ऑफ लीव्स, स्टेम, रूट और एनी अदर पार्ट टू सी दैम। अब यहाँ पे चाहे आप फोल्डस्कोप का यूज़ करो या माइक्रोस्कोप का यूज़ करो और देखो लीव्स के सरफेस को, स्टेम के सरफेस को, रूट के सरफेस को और एनी अदर पार्ट ऑफ देम, और कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, लाइक प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि प्लांट और एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी, उन सब में आप देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत जो वो दिखते हैं ना उनमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत अलग अलग तरह के वो दिखते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन such as hot water springs and snow, cold zone as well as the moderate temperature। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग कंडीशन में, जिनके अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में अलग अलग तरह के होते हैं। अगर हम हॉट जगह पे देखें तो इन ये जो अलग तरीके के यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कोल्ड जोन में अलग होते हैं और मॉडरेट टेम्परेचर में ये अलग तरीके के यहाँ पे पाए जाते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड आवर बॉडी, जो आप ये पहले ही जान चुके हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, स्पेशली इन आवर गट, जो हमारा गट मतलब जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें होते हैं। यू हैव स्टडी इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, क्लास 7 में जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, उसमें आप पहले से ही पढ़ चुके हो दैट आवर इंटेस्टाइन हैव मैनी बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन,
कि हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लाइक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो उनमें बहुत तरह के जो अलग अलग तरह के जो शेप्स और साइज और स्ट्रक्चर के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। टेबल 2.1 और 2.2 जो हमने ऊपर देखा था, यू वुड हैव ऑब्जर्व, आपने देखा था ना कि कैसे अलग अलग तरह के उनकी शेप और साइज थी। यू वुड हैव ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप, स्पैरिकल, रॉड शेप और इरेगुलर, इस तरह के अलग अलग शेप के वो होते हैं। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले रोल इन अवर डेली लाइफ। अब कैसे जो है अलग अलग डाइवर्सिटी, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने अलग अलग तरह के होते हैं, जो उनमें इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, कैसे ये हमारी डेली लाइफ में जो है एक रोल को प्ले करते हैं। हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, और कैसे ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो 2.4.1 में हमें यहाँ पे बोला गया है की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कैसे साफ रखते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डूइंग एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल। अब आपको क्या लेना है, एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, उसके अंदर उसको गार्डन सॉइल को जो है उसके अंदर भरना है। ऐड सम फ्रूट, उसमें कुछ फ्रूट, कुछ वेजिटेबल के छिलके आपने डालने हैं उस कंटेनर के अंदर। उसके बाद एक लेयर आपने उसके ऊपर और डालनी है मिट्टी की, ठीक है। आफ्टर 2 से 3 वीक्स के बाद आप देखोगे, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, उसमें कुछ ना मिट्टी में बदलाव आएंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेन ऑफ द कंटेनर, आपने देखा उसमें क्या बदलाव आए। यू मे फाइंड दैट पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव टर्न इनटू डार्क कलर मटेरियल, आप देखोगे जो फ्रूट और आपने वेजिटेबल्स के जो छिलके डाले थे वो डार्क कलर के हो चुके हैं। दिस इज मैन्योर, मैन्योर मतलब अब ये खाद है। विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब ये इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो चुके हैं और ये क्या करेगा, मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बट हाउ डिड द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर, कैसे जो फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके थे वो मैन्योर में कैसे बदल गए। इन एक्टिविटी 2.6 यू सो दैट सॉइल कंटेन वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने देखा था कि मिट्टी में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे अलग अलग तरह के। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट एंड स्लोली ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर। कुछ जो इसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑन द प्लांट जितना भी वेस्ट होता है उसको धीरे धीरे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में बदल देते हैं, एक अच्छी खाद में बदल देते हैं। तो ये बैक्टीरिया उसमें काम करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं ना, हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ही इन्होंने बताया कि प्लांट्स में भी लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया होते हैं जो स्लोली उसको प्लांट वेस्ट को तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यू मे हैव सीन गार्डन इन योर स्कूल, और आपने अपने घर के आसपास स्कूल में आपने गार्डन देखा होगा। कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, वहाँ से सूखी पत्तियों को इकट्ठा कीजिए। एंड प्लांट वेस्ट पुटिंग दैट इनटू पिट, और किसी गड्ढे में डाल दीजिए। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस। इट इज़ मेक नेचुरल मैन्योर, आप उसको उसमें डाल दीजिए। डू यू नाउ, अब आप समझे कि वाई दे डू दिस, उन्होंने ऐसा ऊपर ऐसा क्यों किया था। इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर, एक नेचुरल मैन्योर बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि पहले मिट्टी ली, मिट्टी के ऊपर उन्होंने वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स डाले, छिलके डाले, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी तो मैन्योर बन गई। ऐसे आप जो लीफ से भी मैन्योर बना सकते हैं। अब है यहाँ पे आवर साइंटिफिक हेरिटेज। एंशियंट इंडियन, जो पहले का इंडियन था, इंडियन टेक्स्ट पर्टिकुलर द वेदास हैव रेफरेंसेस ऑफ द वर्ल्ड क्रीमी, विच मीन, क्रीमी का मतलब यहाँ पे बताया गया है, विच मीन डिफरेंट टाइनी एंटाइडिड्स इंक्लूडिंग दृश्य, दृश्य मतलब विजिबल और अदृश्य मतलब इनविजिबल। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। अर्थवेदा ऑल्सो रेफर टू क्रीमी, यानी कि अब यहाँ पे बताया गया एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, यानी कि बहुत पुराने यहाँ पे अगर टेक्स्ट की बात करें तो तब भी जो है वेदास में जो है इनके बारे में जो है इनके बारे में बताया गया है, जिसमें से कुछ विजिबल, जिसको उस टाइम पे कहते थे क्रीमी, ठीक है। क्रीमी का मतलब ये होता था कि जो ऐसे टाइनी एंटाइडिस, ऐसे टाइनी एंटाइडिस मतलब ऐसे छोटे माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कुछ विजिबल होते हैं और कुछ इनविजिबल होते हैं। तो वैदिक टेक्स्ट में पहले इनके बारे में, इनके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताया गया है।
जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन सब के बारे में एंशिएंट इंडिया में भी इसके बारे में बात पहले से, मतलब उन लोगों को पहले से इसके बारे में पता है। जो अर्थवेदा है वो भी इसको रेफर करता है टू क्रीमी। ठीक है, अब क्रीमी का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे एंटाइडिस, मतलब छोटे छोटे माइक्रोब्स की ही बात हो रही है। इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डिकेनिंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स स्टोर इन द कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन। अगर आप देखोगे ना अपने चारों तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे प्लांट्स, मतलब कि जो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जो प्लांट्स मर जाते हैं ना वो, जो और जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, स्टोर इन अ कंटेनर, आप उनको कंटेनर में स्टोर कर लीजिए या फिर आप किसी गार्डन में उसको बिछा दीजिए। लाइंग इन द गार्डन डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना फ्रॉम द सराउंडिंग, तो आपको वो नहीं दिखेंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज इसलिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं धीरे धीरे और टर्न कर देते हैं उनको सिंपली सब्सटेंस में, जो कि एक रिच न्यूट्रिएंट्स बन जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल, और ये न्यूट्रिएंट वापस मिट्टी में चला जाता है और हेल्प करता है प्लांट को अच्छे से बेटर ग्रो करने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डीकम्पोज बॉडी टू डेड एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डीकम्पोज बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स के अंदर भी जो है ये पाए जाते हैं। डीकम्पोज बॉडी का मतलब होता है जो बिल्कुल सड़ जाती है ना बॉडी, तो उसमें भी वो पाए जाते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकिल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये हेल्प कर रहे हैं, जो भी वेस्ट है ना उसको रिसाइकिल कर रहे हैं और उसको न्यूट्रिएंट में बदल रहे हैं नेचर के अंदर, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो किस तरीके से हेल्प करते हैं इसको क्लीन करने में। देखो यहाँ पे हमारा यही था ना कि कैसे जो है की प्लेयर इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कैसे जो माइक्रोब्स हैं हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं। तो वो इसी तरीके से वो साफ़ रख रहे हैं कि जो चीज़ें सड़ गई हैं, जो एनिमल सड़ गए हैं, जो पेड़ पौधे मर गए हैं, उन पत्तों को क्या कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स में बदल रहे हैं। तो इस तरीके से माइक्रोब्स जो है इसमें काम कर रहे हैं। मैन्योर फॉर्मेशन ऑकर टू ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल, और मैन्योर कैसे बनता है, एक उसको जो एक ऑप्टिमल जो उसके सूटेबल टेम्परेचर उसको वो चाहिए होता है और एक मॉइस्चर लेवल भी उसको चाहिए होता है मैन्योर को बनने के लिए। इजंट इट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट बैक्टीरिया एंड सम फंगी आर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, कि हमारे लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये। एंड गेस what these helpful bacteria can also decompose animal waste like dung, और यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे गेस करने के लिए बोला गया है। एंड गेस व्हाट, कि ये जो है कैसे these helpful bacteria, ये जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है कैन ऑल्सो डीकम्पोज एनिमल, है ना, वो जो ये कैसे जो है जो डीकम्पोज एनिमल जो होते हैं, जो मरे हुए जो शरीर होते हैं एनिमल के, जो सड़े हुए एनिमल होते हैं, और वेस्ट इज़ लाइक डंग, जो डंग की तरह वेस्ट है, उनका कोई काम नहीं है लेकिन उसको वो यूज़ कर रहे हैं, उसको वो उसमें जो है कन्वर्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में। एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में ही हेल्प नहीं करता, साथ में ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में और ब्रेकिंग डाउन वेस्ट में भी काम करता है। नाउ थिंक वट वुड हैव हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अगर अब हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मानो, आप सोचो क्या होगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे नहीं होंगे तो क्या होगा। फर्दर माइक्रोब्स आर एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। अब माइक्रोब्स जो है एक बायोगैस का भी सोर्स है। अब बायोगैस तो आपको पता होगा, बायोगैस जो होता है ना एक गैसियस फ्यूल होता है। ठीक है, देखो नीचे कैसे होता है ये। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी लाइक इन लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं जो ऐसे उसमें रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, ऐसी जगहों पे वो रहते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। सम ऑफ दिस बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है उसको डीकम्पोज करते हैं, और जो घर में वेस्ट वाटर होता है उसको भी डीकम्पोज करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के टाइम पे जब वो डीकम्पोज कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस के टाइम पे दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग, बहुत सारी गैसेस को उस टाइम वो रिलीज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस, और भी गैसेस को, जैसे कि मीथेन गैस यहाँ पे बताया हुआ है,
जिसको वो रिलीज़ करते हैं। दीज गैस हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स ऑफ कुकिंग, और यही जो गैसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है किसमें, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एंड इवन रन व्हीकल्स के लिए, और गाड़ियों को चलाने के लिए। तो वो बायोगैस होती है। और वो कैसे बनती है, वो बनती है हमारी जब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, वेस्ट जो प्लांट्स, एनिमल और जो वेस्ट पानी होता है, जब उसको डीकम्पोज करते हैं उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस को छोड़ते हैं, मीथेन को जब वो रिलीज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो है इसमें जो गैस बनती है वो हमारा एक फ्यूल सोर्स होता है, जिससे हम कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल्स को हम चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ये साइंटिस्ट है इनका नेम है डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती। 1938 से लेकर 2020 तक का इनका लाइफ बताया है। वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडी द बैक्टीरिया, जिन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करी। इन 1971 ही डेवलप्ड अ स्पेशल बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। अब इन्होंने क्या डेवलप किया, एक स्पेशल बैक्टीरियम जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ऑयल स्पिल्स, जो कि हेल्प करता है हमारे एनवायरनमेंट को। हिज डिस्कवरी, इनकी जो डिस्कवरी थी, हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पैटर्न इन 1980। उनका जो भी इन्होंने जो डिस्कवर किया था उसके ऊपर इनका पैटेंट था, इनका कॉपीराइट था, और उसको कोई भी दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता था। गिवन अ पर्सन सो डैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज हर इन्वेंशन। कोई भी इनकी इन्वेंशन को कॉपी नहीं कर सकता विदाउट इनकी परमिशन से। हिज वर्क शोर, इनका जो काम है उन्होंने ये दिखाया कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको यूज़ किया जा सकता है सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब हमारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, उसके लिए कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा सकता है। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को आज भी याद किया जाता है टू साइंस एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कि साइंस को और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, माइक्रोब्स का यूज़ करके जो है कैसे वो हमारे जो एनवायरनमेंट को उन्होंने बचाया। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन के उनको आज भी याद किया जाता है। व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स विच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व की जा सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसके बारे में आपको सोचने के लिए यहाँ पे बोला गया है। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन अवर किचन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इतनी सारी जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारे किचन में कैसे हेल्प कर सकती है, अब हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। 4.2 में हमें यहाँ पे बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, यानी कि यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इन किचन। अब किचन में एक एक्टिविटी हम करेंगे, हमारी एक्टिविटी है 2.8। यहाँ पर हमें 2 बॉल लेने के लिए बोला गया है, ए और बी। दोनों के अंदर हमें क्या डालना है, आटा या मैदा, कुछ भी आप डाल सकते हो। 200 ग्राम 200 ग्राम आपने लेना है, और उसमें आपने थोड़ी सी शुगर, पिंच ऑफ शुगर आपने डालनी है। नाउ इन बॉल ए में जो है आपने थोड़ा सा जो है यीस्ट पाउडर आपने मिक्स कर देना है, इट वेल विद फ्लोर, यानी कि जो भी आपने उसमें फ्लावर डाला या आटा डाला या मैदा डाला, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी डाली, उसके बाद आपने थोड़ा सा यीस्ट पाउडर आपने डाल दिया, जो खमीर का पाउडर होता है। और बॉल बी में आपने यीस्ट पाउडर नहीं डालना, सो डैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 2 बॉल्स, ताकि हम इन दोनों बॉल्स का जो रिजल्ट है उसको कंपेयर कर सकें। फिर आपने उसको नीड द फ्लावर को आपने क्या कर लेना है, गूंद लेना है, और दोनों बॉल्स को जो है वार्म वाटर से आपने उसको सॉफ्ट डो बनानी है। फिर आप क्या करेंगे, उन दोनों को आप हल्के गीले कपड़े से कवर करके, डो ए जो है ना, आपने उसको क्या करना है, कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन वार्म प्लेस, आपने गर्म जगह पर रखना है। और ऑब्जर्व बोथ द बॉल्स आफ्टर 4 and 5 आवर्स, तो दोनों को आप 4 से 5 घंटे के बाद देखोगे। दोनों डो को आपने हल्की सी वार्म जगह पे रखना है, फिर आप 4 से 5 घंटे बाद आप उसमें क्या देखोगे, डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, क्या आपको उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नज़र आया, यानी कि जो आपने डो बनाई उसका वॉल्यूम बढ़ा, उसके स्मेल में, उसके टेक्सचर में कोई फ़र्क आया डो के अंदर। इफ़ नॉट, अगर नहीं आया तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दो। कुछ देर के बाद जब आप उसमें देखोगे तो आप देखोगे जो बॉल ए है जिसमें आपने यीस्ट डाली थी, वेयर यीस्ट वॉज एडिड वॉज राइजन स्लाइटली, बिकम फ्लफी एंड हैज़ डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नीड विदाउट यीस्ट, यानी कि जिसमें आपने यीस्ट नहीं डाली थी, जब आप उसके साथ कंपेयर करोगे बॉल ए को, तो फिर आप देखोगे कि बॉल ए जो है वो हल्का सा फ्लफ़ी हो गया है और उसके अंदर स्मेल भी जो है वो चेंज हो गई है।
वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? वट इज़ द रोल ऑफ यीस्ट, यीस्ट का क्या रोल है? वाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर, हमने जो है उसके अंदर चीनी और गर्म पानी हमने क्यों डाला था उसमें, यीस्ट में वार्म वाटर क्यों डाला था हमने उसमें? यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब यीस्ट क्या है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, जो कि किससे बिलोंग करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी, जिसको फंगी कहते हैं उससे बिलोंग करता है। यीस्ट जो है वो अच्छे से तभी ग्रो करता है जब उसको वार्म कंडीशन मिलती है, थोड़ी हल्की सी गर्म जगह मिलती है। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर Life process in animal in grade 7 that like other organism yeast also respires and break down food to release energy from for their growth and carry out life process। अब आपने क्लास 7 में लाइफ प्रोसेस इन एनिमल में भी आपने वही पढ़ा होगा, जैसे कि और ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसे ही यीस्ट भी है जो रेस्पायर करता है, जो सांस लेता है और खाने को ब्रेक डाउन करता है और रिलीज़ करता है एनर्जी को, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारा लाइफ प्रोसेस जो है वो उसको वो चलाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब वो ये सब कर रहा होता है, यानी कि जब वो ब्रेक डाउन कर रहा होता है फूड को, एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, तो उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। विच किसकी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है? बबल्स की फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जिससे जो डो है वो सॉफ्ट और फ्लफी बन जाती है। यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस विच गिव्स द डो स्लाइटली डिफरेंट स्मेल। अब यीस्ट जो है जब ये प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पर थोड़ा सा अल्कोहल भी जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे कि डो की स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट, अब ये जो प्रॉपर्टी यीस्ट के अंदर होती है ये यूज़ की जाती है ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एन एडिशन ऑफ यीस्ट सम बैक्टीरिया सच एज अ लैक्टोबैसिल हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली, डोसा एंड डो फॉर द मेकिंग भटूरा। अब अगर ये जो हमने एक बैक्टीरिया तो हमने ऊपर पढ़ा यीस्ट, इसके अलावा एक और कुछ और भी बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिल। लैक्टोबैसिल क्या करता है? ये फर्मेंटेशन का काम करता है, जैसे कि इडली में, डोसा में, जैसे कि मैं भटूरा बनाना तो उसका जो डो तैयार करते हैं तो उसमें ये काम करता है। जैसे हम मैदा गूंथते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा दही डालते हैं ताकि वो फर्मेंट हो जाए, वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। तो इसी के बारे में हम इस लैक्टोबैसिल के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे भी हमें एक्टिविटी 2.9 में हमें यहाँ पे 2 ग्लास बॉल लेने के लिए बोला गया, उसको ए और बी नाम दे दो। दोनों में आपने लूक वार्म मिल्क जो है डालना है, हल्का सा गर्म मिल्क जो है आपने उसके अंदर डालना है और आपने उसको उसके अंदर मिक्स करना है, मतलब ए में भी डालना है और बी में भी डालना है। अब थोड़ा सा उसमें आपने क्या क्या करना है, दोनों बॉल के अंदर थोड़ा सा आपने 1 चम्मच भर के उसमें आपने कर्ड डाल देना है, दही डाल देना है और दोनों बॉल्स को आपने कवर कर देना है। जो बॉल ए है उसको आपने हल्की सी गर्म जगह पे रखना है और जो बी है उसको आपने ठंडी जगह पे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हो कुछ घंटों के लिए या फिर पूरी रात के लिए भी आप उसको रख सकते हो। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपने प्रेडिक्ट करना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि आपने बॉल ए में क्या ऑब्जर्व किया, बॉल बी में। तो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क, क्या उस मिल्क के अपीयरेंस मतलब दिखने में कुछ बदलाव आया? तो हाँ, हमने ये प्रिडिक्ट किया था बॉल ए के लिए कि वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो पूरा जम जाएगा, मतलब कि अब उसका जो दिखने में वो मिल्क के जैसे नहीं दिखेगा, तो वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और बॉल बी का हमें पता था कि वो मिल्क के जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उनके कलर में कोई चेंज नहीं आया, ना बॉल ए के कलर में कोई चेंज आया ना बॉल बी के कलर में कोई चेंज आया, तो कोई भी कलर उनमें चेंज नहीं आया। अब इसका पॉसिबल रीज़न क्या है वो नीचे लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल ऑब्जर्व डैट इन बॉल ए द मिल्क वॉज टर्न इनटू कर्ड। आपने देखा होगा जो मिल्क है वो कर्ड में बदल चुका है आफ्टर फ्यू आवर्स एंड हैज़ बिकम लिटिल सॉर, कुछ घंटों के बाद, और वो हल्का सा खट्टा भी हो गया। वेयर इज इन बॉल बी, अगर हम बॉल बी की बात करें, द मिल्क हैज़ नॉट कर्डल, जो मिल्क है वो कर्डल नहीं हुआ, बट इट माइट बी अ लिटिल सॉर, लेकिन खट्टा हो गया वो थोड़ा सा। डू यू नो वाई दिस हैपन, आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? द कर्ड कंटेन्स सर्वल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि कर्ड के अंदर बहुत तरह के जो हैं बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिल। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क। अब ये जो बैक्टीरिया वो क्या करता है, जो मिल्क के अंदर जो शुगर होती है ना उसको वो खाता है, वही उसका खाना है लैक्टोज। मल्टीपल्स एंड फर्मेंट द मिल्क फ्रॉम कर्ड। तो वो क्या करता है, वो फिर जो बैक्टीरिया जो है ना लैक्टोबैसिल, फिर वो जो शुगर को खाता है तो वो मल्टीपल हो जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं, जिससे कि फर्मेंट हो जाता है, वो जो दूध है वो फर्मेंट हो जाता है और कर्ड में चेंज हो जाता है।
Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid which makes the curd sour. अब जब ये जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, देखो यहाँ पे लिखा है these फ्रॉम द कर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग. हाँ, अब जैसे कि उसके अंदर एल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है यीस्ट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. उसकी वजह से जो है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है अल्कोहल की वजह से, और जिससे जो दही है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है. दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन. और ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिल, ये गर्म जगह पे ही काम करता है. हल्का सा गर्म जगह होनी चाहिए, हल्की सी वार्म. दैट इज़ वाई कर्ड इज फॉर्म इन बॉल ए बट नॉट इन बॉल बी. इसलिए जो दही है वो ए बॉल में जमा, बी में नहीं, इसलिए वो नहीं बना उसमें, क्योंकि बी बॉल जो है वो हमने ठंडी जगह पर रखा था. उसके बाद है वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड मोर. अब हम जो है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करें तो कुछ इन्होंने हमें बताया, जैसे कि प्रोटोजोआ है, फंगी है, बैक्टीरिया, कुछ और भी एल्गीज हैं. सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम फ्रॉम द स्वेलन रीजन कॉल द नोड्यूल्स एंड लिव इन दैम एज शोन फिगर 2.12. अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम के बारे में बताया गया है जो स्वेलम रीजन में होते हैं, जो थोड़ी सी उभरी हुई जगह जो होती है, और उसको नोड्यूल्स कहा जाता है, जैसे फिगर 2.12 में हमें यहाँ पे दिखाया गया है. आगे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर पिक्चर को देखते हैं. रूट ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स सच एज बीन, पीस एंड लेंटिल हैव रूट नोड्यूल्स दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया. अब ये जो हमने ऊपर हमें जो प्लांट दे रखा है ना, ये जो प्लांट है ये रूट इसकी नोड्यूल्स हैं. नोड्यूल्स का मतलब होता है बहुत भरी हुई सी, गुथी हुई सी. इसकी जो नोड्यूल्स हैं, रूट हैं, वो हमारा जो प्लांट है काउपी का प्लांट है, और इसकी जो रूट्स हैं जो कि नोड्यूल्स हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम होता है. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ऐसे बहुत सारे रूट ऑफ सर्टन लेग्यूम्स, ऐसे बहुत सारे लेग्यूम्स क्या होता है, एक जो फलियाँ होती है ना, जो आप कह सकते हो, जैसे कि बीन्स का पौधा अगर आप देखोगे या पी का देखोगे या दालों का पौधा देखोगे ना, तो वो लेग्यूम होता है, बहुत भरा हुआ होता है, उसकी रूट्स जो हैं. तो ऐसे लेग्यूम्स की जो रूट्स होती है ना, उनके अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. ये जो बैक्टीरिया है ये क्या काम करता है, ये नाइट्रोजन को ट्रैप करता है एयर में से, और प्लांट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है. ये क्या यूज़फुल होता है, नाइट्रोजन यूज़फुल होता है, ठीक है, क्योंकि वो राइजोबियम क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को ट्रैप कर रहा है, और प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही यूज़फुल होती है, जिससे नाइट्रोजन से जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से जो है ग्रो करते हैं, और किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, लेग्यूम को ना जो उसको ग्रो करते रहते हैं रोटेशन के अंदर, यानी कि जो फलियाँ होती हैं, लेग्यूम मतलब जो फलियाँ होती हैं उसको ग्रो करते रहते हैं रोटेशन में, ताकि जो क्रॉप्स है ना वो उनकी अच्छे से नेचुरली जो है वो इंक्रीज़ हो, अच्छे से बढ़े, नाइट्रोजन जो है उनकी मिट्टी में हो, और उनकी जो क्रॉप्स है वो बहुत हेल्दी हो. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर. अब जो माइक्रो एल्गी कैसे पानी के अंदर हमारी हेल्प करती है, देखो, माइक्रो एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर, सॉइल, एयर, इवन ऑन द ट्रीज. अब माइक्रो एल्गी जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत छोटी होती है, प्लांट लाइक, जैसे कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो ये पानी में भी पाई जाती है, मिट्टी में भी, हवा में भी, और पेड़ों पे भी पाई जाती है. दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट. ये अपना खाना खुद बनाती है सनलाइट का यूज़ करके. जब वो अपना खाना खुद बना रही होती है, वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई. तो उस टाइम पे ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है, और हमारी अर्थ पे जो आधी ऑक्सीजन है वो हमें एल्गी से ही मिलती है. दे आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर मेनी एक्वेटिक एनिमल. अब ये जो है इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के जानवर होते हैं, उनके लिए एल्गी खाना भी होती है. जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ बताए गए हैं, स्पिरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन एज हेल्दी सप्लीमेंट एंड मेडिसिन. अब ये जो तीन चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है, ये ह्यूमन के लिए जो हेल्दी जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें यूज़ होती है, और मेडिसिन में यूज़ होती है. माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीन वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल. और माइक्रो एल्गी जो है वो पानी को साफ़ करने में और फ्यूल बनाने में बहुत इसको यूज़ किया जाता है, माइक्रो एल्गी को बायोफ्यूल बनाने के लिए. हाउएवर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गा डाइवर्सिटी एंड अबेंडेंस. अब देखो, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से क्लाइमेट जैसे चेंज हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं,
तो इससे क्या हो रहा है, जो माइक्रो एल्गा है वो जो है धीरे धीरे जो था उसकी कमी होती जा रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जबकि ये क्या है, बहुत ज़रूरी है, टू कंजर्व दिस टाइनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन द अर्थ। जबकि ये बहुत ज़रूरी है टू कंजर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए जो एल्गा है, जो एल्गी है, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इतने सारे चेंजेस की वजह से इसमें भी बहुत माइक्रो एल्गा में भी बहुत फ़र्क आ रहा है, धीरे धीरे वो भी कम हो रही है। आगे यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे अब हमें स्पिरुलिना के बारे में बताया गया है। जो स्पिरुलिना है एक माइक्रो एल्गा है, इज़ कॉल्ड द सुपर फूड। इसको एक सुपर फूड कहा गया है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, सप्लीमेंट्स में भी होता है और मेडिसिन में भी होता है। जो स्पिरुलिना है इज़ द ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स होता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ना विटामिन B12। और ये इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडीज वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। अब इसमें इतना सारा प्रोटीन होता है और बहुत कम इसके अंदर जो है फैट और शुगर होता है। नाउ डेज फार्मिंग फॉर स्पिरुलिना इज बिकमिंग अ फेसिबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आज के टाइम पे अगर ये हम इसको देखें, स्पिरुलिना को लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो ग्रो कर रहे हैं, एक उनके लिए एक मौका बन रहा है, मतलब अर्निंग का एक सोर्स बन रहा है ये। अब यू कैन ग्रो स्पिरुलिना ईजिली बाय फ्लोइंग दिस टाइप, आप भी इसको ग्रो कर सकते हैं। सेट अ क्लियर ग्लास टैंक, आपको एक साफ ग्लास टैंक लेना है, टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट से थोड़ा उसको दूर रखना है। कवर द टैंक विद अ शेड नेट, आपने उसको जो टैंक है उसको आपने शेड नेट से आपने उसको ढक देना है। और कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, जहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, आपने उस कंडीशन में उस टैंक को रख देना है। फिर आपने उसके अंदर एक पॉन्ड वाटर डालना है, तालाब का पानी डालना है। एंड लीविंग स्पिरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड, अब उस पॉन्ड से आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है स्पिरुलिना को, वो भी आपने इसमें जो है वो ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से हिलाना है, हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक। उसके बाद 3 से 6 यानी कि 3 to 6 वीक्स के बाद जब आप देखेंगे तो जो स्पिरुलिना है मे बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू द फाइन क्लोथ, तो आप देखेंगे उसके अंदर स्पिरुलिना जो है वो काफ़ी हो चुका है, अब आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको एक साफ कपड़े से फिल्टर कर लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर ensuring फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। अब माइक्रो एल्गी को बचाने के लिए क्या है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है। उसके बाद है 2.5 आ जाता है हमारा, वाई इज सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कंसिडर किया जाता है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड सेल। जो बॉडी है वो किससे बनी है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है, जो क्या है, टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, जिसको सेल्स कहा जाता है। अ सिंगल सेल कंटेन वेरियस कॉम्पोनेंट दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब एक सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि हमें जो है परफॉर्म करने में, बहुत सारे फंक्शंस करने में हमारी हेल्प करते हैं। द बॉडी ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ मैनी सेल। अब सारी जो बॉडी होती है प्लांट्स की देख लो, एनिमल की देख लो, वो किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई है। देयरफॉर इसलिए दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, इसलिए उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स कैरी आउट द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंडिविजुअली बट ऑल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर टू इंक्रीज द चेंज ऑफ सर्वाइवल। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल कैरी आउट द स्पेशलिस्ट फंक्शन, उसके अंदर फिर क्या होगा, जब इतने सारे सेल के अंदर जो एक जो सेल होता है जो मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो उसके अंदर जो फंक्शन की स्पेशलिटी भी होगी ना, मतलब कि फिर वो बहुत सारे काम कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और उसको इंक्रीज करते हैं, और हमारे जो जीवन जो जी रहे हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं,
इंक्रीज द चेंज और सर्वाइव, जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको सर्वाइव करने में फिर हमारी मदद करते हैं। मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे 2 सेलुलर बताए गए हैं, एक हमें यहाँ पे बताया गया है मल्टी सेलुलर, दूसरा हमें बताया गया है यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर का आपको याद रखना है, द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ मैनी सेल, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट और एनिमल में सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर हो गया, और जिससे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और कुछ ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, इसलिए इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, जो सिंगल सेल होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो सिंगल सेल होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर ऑस्ट्रिच का एग देखा था ना, उसका जो योग था वो क्या था, सिंगल सेल था। हमने अमीबा देखा था, वो क्या था, सिंगल सेल था। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल इन ए सिंगल सेल। तो ये भी सारे जो है फंक्शंस करते हैं, लेकिन एक सिंगल सेल से ही सर्वाइव करते हैं। अदर माइक्रोब्स लाइक द, जैसे एल्गी है, फंगी है, मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। अब कुछ जो है वो किससे बने हुए हैं, आर मेड अप ऑफ 1, या तो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है यीस्ट, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। फंगस विल मोल्ड इज द मल्टी सेलुलर। अब यीस्ट के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, जबकि अगर हम मोल्ड में देखें या हम फंगस में देखें तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन्स। जैसे कि प्लांट और एनिमल के जो सेल होते हैं ना, वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, उसके भी चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन्स होता है। सेल ऑफ फंगी एडिशनल हैव अ सेल वॉल बट दे डू नॉट हैव द क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब सेल ऑफ फंगी यानी कि जो फंगी का सेल होता है उसके पास एक एडिशनल मतलब सेल वॉल तो होती है, लेकिन उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिसमें क्लोरोफिल होती है ना, जिसमें ग्रीन कलर होता है, जिससे वो खाना बनाते हैं, तो इसलिए वो अपना खाना नहीं बना पाते क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। अब बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स तो नहीं होता, लेकिन इसकी बजाय उसके पास न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड मैंने आपको दिखाया था ना, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, वो होता है। इस न्यूक्लियोइड की वजह से ही जो ये क्या है, ये सभी सेल से, यीस्ट से, प्रोटोजोआ से, एल्गी, फंगी, प्लांट्स और एनिमल से क्या है, ये अलग है। मतलब ये जो इसके अंदर क्वालिटी है ना, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियोइड जो होता है, ये जो इसकी क्वालिटी है, यही इसको यीस्ट से, प्रोटोजोआ से और फंगी से, एल्गी से, इन सब से और प्लांट्स और एनिमल से इसको अलग करती है, यही क्वालिटी इसकी जो है। वी हैव ओनली लुक्ड एट अ फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर है। हमने कुछ यहाँ पे बेसिक सेल स्ट्रक्चर को समझा है इस चैप्टर के अंदर। द सेल हैज़ अदर कॉम्पोनेंट्स अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लास। अब इसके सेल के अंदर और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो आपके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कॉम्पोनेंट वी नीड टू माइक्रोब्स विद हाई मैग्नीफिकेशन। अब इसके अंदर और भी जैसे इन्होंने बताया है कि आप वहाँ पे देखोगे सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसको आप ऑब्जर्व करोगे, जिसके लिए क्या चाहिए, वी नीड माइक्रोब्स चाहिए उनको देखने के लिए, हाई मैग्नीफिकेशन। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोब्स मैग्नीफाइज द सेल अबाउट 1000 टाइम्स। जो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे दिखेंगे, मैग्नीफाइंग जब उसको करेंगे तो वो 1000 टाइम्स में फिर वो बड़े दिखते हैं। वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट सेल, जिससे कि उसके और भी स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं। अभी जितने हमने स्ट्रक्चर पढ़े ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को फिर हम देख सकते हैं। किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोब से जब हम देखेंगे तो उसमें वो 1000 टाइम्स ज़्यादा चीज़ें जो फिर उसमें नज़र आएंगी, तो फिर उसको हम और भी ज़्यादा देख सकते हैं। बाय नाउ, अभी के लिए यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सब एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, यानी कि एक सेल से या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। देयर सेल डिफरेंट साइज़, और ये जो साइज़ हैं वो, ये जो सेल्स हैं वो साइज़ में अलग अलग हो सकते हैं, शेप अलग हो सकती है, स्ट्रक्चर उनकी अलग हो सकती है। प्लांट एंड एनिमल सेल ऑल्सो हैव सम डिफरेंस। जबकि हमने देखा था ना, प्लांट का सेल देखा था और एनिमल का सेल देखा था, दोनों में हमें कितने सारे डिफरेंस नज़र आए थे। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस टू लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली। जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाओगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंस, जब आप इन डिफरेंसेस को समझ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग फंक्शंस उनके क्यों होते हैं, क्योंकि उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर वो भी अलग अलग होते हैं, तो उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर हमने क्या पढ़ा कि
हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके फ़ायदे हैं, वो हमने इसमें देखे हैं. However, there are some microbes that cause disease in plant and animal including human. जबकि हमने देखा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से प्लांट्स में, एनिमल्स में और हम इंसानों में भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं. We will learn about some of the disease caused by microbes in next chapter. अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इन माइक्रोब्स की वजह से जो हैं वो क्या क्या बीमारियां हो सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम देखेंगे यहाँ पे स्नैपशॉट, जो कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो हम यहाँ पे एक बार में समझ लेंगे. तो सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल टू द अननेटेड आइज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है. दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट. वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं. एंड इवन इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर भी रहते हैं. ठीक है. दे आर आइदर यूनिसेलुलर, या तो वो एक सेल हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर, या फिर बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं. बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर. बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो वो यूनिसेलुलर है, यानी कि वो एक सेल का है. फंगी कैन बी यूनिसेलुलर. फंगी भी एक सेल की भी हो सकती है, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. जबकि हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं. द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल है हमारे जो बेसिक यूनिट है वो हमारे जीवन की. द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड ऑफ सेल. जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है, चाहे वो एक सेल से बनी हो या ज़्यादा सेल से बनी हो. अ सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर फंक्शन एंड सर्वाइव. अब सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिससे जो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने में, अपने फंक्शन को और जीने के लिए क्या मिलती है, हेल्प मिलती है. ठीक है. क्योंकि एक सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो वो कंपोनेंट्स अलग अलग काम करते हैं जिससे कि हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करना ईजी हो जाता है. अ टिपिकल सेल इज़ बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन्स फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड कंटेन्स अ न्यूक्लियस. अ टिपिकल सेल इज़ बाउंडेड बाय, जो एक सेल मेम्ब्रेन से जो किससे भरा होता है, साइटोप्लाज्म उसमें भरा होता है, और साथ में उसमें न्यूक्लियस होता है, जो कि हमने ऊपर देखा था. अ प्लांट, फंगनल एंड द बैक्टीरियल सेल हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग. अब प्लांट को देख लो या जो अगर हम फंगनल को देखें, और जो बैक्टीरियल के सेल होते हैं ना, तो इनको एक एक्स्ट्रा कवर मिला होता है जो कि सेल वॉल होती है. इनके पास एक सेल वॉल भी होती है जो कि एनिमल्स के पास नहीं होती है, ना ही ह्यूमंस के पास होती है. वो सिर्फ प्लांट्स वाले ही सेल्स में होती है या फिर बैक्टीरिया में होती है. अराउंड द सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स के चारों तरफ एक सेल वॉल होती है. बैक्टीरिया लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, हमने ऊपर पढ़ा था. सेल्स डिफर इन शेप एंड साइज. सेल्स अलग शेप और अलग साइज़ के हो सकते हैं. देयर शेप इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन परफॉर्म बाय देम. अब ये शेप ऐसी भी हो सकती है, फंक्शन से रिलेटेड भी उसकी कोई शेप हो सकती है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो बैक्टीरिया है, फंगी है, जो प्रोटोजोआ, ये अलग तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वायरस जो होते हैं, वायरस आर ऑल्सो स्मॉल इन साइज. ये भी छोटे होते हैं साइज में, और ये भी इनके जो भी दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर. ये भी जो अलग होते हैं किससे, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. सिंस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये तभी रिप्रोड्यूस करते हैं जब हमारे अंदर एक होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसी के साथ मिलके ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. फिर ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं. दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऊपर. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म decompose the plant and animal waste into simple substance and clean the environment. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे ना, हमने पढ़ा था कि कुछ वो प्लांट और एनिमल को क्या करते थे, जो उनका वेस्ट होता था उसको वो डीकम्पोज करते थे, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को, और उसको एनवायरनमेंट को साफ़ करने में मदद करते थे. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस में रहते हैं, रूट्स में रहते हैं. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स सच एज था, जैसे कि पी, बीन्स, लेंटिल. दे ट्रैप, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और हवा से, और इससे क्या होती है, मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी उसकी हो जाती है, उसमें इंक्रीज हो जाती है फर्टिलिटी. यीस्ट आर फंगी. यीस्ट क्या है, ये एक फंगी है. विच आर यूज टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, इडली, डोसा एंड भटूरा. इन सबको बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है.
लैक्टोबैसिल का यूज़ किया जाता है इन कर्ड फॉर्मेशन के लिए, दही जमाने के लिए, घर में फर्मेंटेशन करने के लिए, प्रोसेसेस फूड इंडस्ट्री, ठीक है, फूड इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।